एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो ना। A very good morning to all of you all. Good morning, ma'am. तो कल हमने कंपनी के फीचर्स देखे थे। एक बार उन सारे पॉइंट्स को हम लोग रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। चलो बताओ, कंपनी कैसी होनी चाहिए? बोलो। टॉप क्लास। टी इज फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ओ इज फॉर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप and management. P is for perpetual succession. C is for common seat. L is for limited liability. A is for artificial person. S for share capital. S for separate legal entity. अच्छा, एक बात आप लोग मुझे बताओगे, किसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है? मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। आज के जमाने में कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? अच्छा, परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूअस एक्सिस्टेंस। तो हमने कल आपको एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें इस कंपनी में, एयरलाइन कंपनी में क्या हुआ था? सीए राकेश झुनझुनवाला वाज वन ऑफ द शेयर होल्डर, बट आज वो नहीं है। बट फिर भी क्या कंपनी का एग्जिस्टेंस जैसा था वैसा का वैसा अभी भी है? हाँ है ना? Along with that, सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए हमने 3 केस लॉज देखे थे। क्या आप हमें ये 3 केस लॉज के नाम बता सकते हो? बोलो। सालमन वर्सेस सालमन एंड कंपनी लिमिटेड, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, एंड गुजदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम। तो कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, दे हैव अ सेपरेट स्टेटस इन द आईज ऑफ लॉ। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है जिसको लॉ ने क्रिएट किया है और सिर्फ लॉ ही उसको मिटा सकता है। उसका एग्जिस्टेंस आपके और मेरे जैसा नेचुरल नहीं है। वी आर नेचुरल पीपल, but a company form of organization is an artificial person. It is created through a process and it can only be dissolved by the process which is prescribed under the law. So all these are the features of a company form of organization. Yes or no guys? अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। चलो, तो ये फीचर्स हमने क्यों देखे थे? ये फीचर्स हमने इसीलिए देखे थे क्योंकि जब हमने कंपनी की डेफिनेशन देखी कंपनी की, तो लॉ मेकर ने कंपनी की डेफिनेशन के लिए तो ऐसा कह दिया, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी। अब इससे खास हमें यह समझ में नहीं आता है कि कंपनी का मतलब क्या होता है, इसीलिए हमने उसके फीचर्स देखे। एक बार मैं चाहती हूं आप लोग ये डेफिनेशन रीड करो अकॉर्डिंग टू द एक्ट। कम ऑन नाउ। Okay. So company means a company incorporated under this act. This act मतलब कौन सा एक्ट है? Companies Act 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इससे ये समझ में आता है कि इसके पहले भी कोई दूसरी कंपनी से रिलेटेड एक्ट बनी हुई थी। तो इसी के पहले, जैसे हमने डे 1 पे भी डिस्कस किया था, बना था हमारा कंपनीज एक्ट 1956। इनफैक्ट 1956 के पहले भी कंपनीज एक्ट 1913 हुआ करता था। तो अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है अंडर दैट एक्ट ऑल्सो, स्टिल यू विल बी रिगार्डेड एज अ कंपनी अंडर दिस एक्ट। तो एक कंपनी के बारे में मैं आपको एग्जांपल बताना चाहती हूं। रिलायंस पावर लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड ये जो कंपनी है रिलायंस पावर लिमिटेड, दिस कंपनी was incorporated under the Companies Act 1956। वो कब incorporate हुई है?
वो 1956 एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई है इन द ईयर 2008। कुछ 2008 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। तो अब 2008 में तो हमारा 2013 वाला एक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं था, तब कौन सा एक्ट एग्जिस्टेंस में था? 1956। बट आज के जमाने में 1956 एक्ट रिपील हो चुका है। रिपील का क्या मतलब होता है? उस एक्ट को ना हमने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। आज कानून की दुनिया में 1956 एक्ट का एग्जिस्टेंस नहीं है, उसके बदले में हमने 2013 का एक्ट लाया है। तो 2013 की एक्ट में अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तब तो हम आपको कंपनी मानेंगे, बिकॉज अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। बट अगर आपकी कंपनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट के अंदर भी अगर इनकॉर्पोरेट हुई है, जैसे कि रिलायंस पावर लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, तब भी हम आपकी कंपनी को क्या कंपनी मानेंगे? अंडर द कंपनीज एक्ट। और अगर हम आपकी कंपनी को कंपनी मानेंगे अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, 470 सेक्शन जो है, क्या वो रिलायंस पावर को भी एप्लीकेबल हो जाएंगे? रिलायंस पावर अब ये नहीं कह सकता हे जज साहब देखो 1956 एक्ट तो रिपील हो चुकी है, उसको तो आपने कानून की दुनिया में से जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। तो जिस कानून के वजह से मेरा वजूद बना था, अगर वही नहीं है तो मुझे कोई भी लॉ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्या स्टैंड रिलायंस पावर ले पाएगा? हमने इस डेफिनेशन के द्वारा ही क्लियर कर दिया है कि हर वो कोई कंपनी, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हुई है 2013 के एक्ट में या प्रीवियस एक्ट्स में, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कंपनी अंडर दिस एक्ट। और ये एक्ट किसको एप्लीकेबल है? आज ही हम लोग कंपनीज एक्ट की शुरुआत करने वाले हैं और सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करता है। और एप्लीकेबिलिटी का सेक्शन ही कहता है दैट दिस कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी कंपनी। तो क्या रिलायंस पावर को भी कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा? हाँ या ना? यस। सो अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यस और नो गाइज? वर्चुअल स्टूडेंट्स प्लीज बी विथ मी एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो देखो, बिकॉज इस डेफिनेशन से कंपनी के बारे में कुछ खास समझ में नहीं आया, हमारे कुछ ऑनरेबल जजेस ने कंपनी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और अगर आप इनका एक्सप्लेनेशन देखोगे, दिस एक्सप्लेनेशन इज नथिंग बट इट इज बेस्ड ऑन द फीचर्स ओनली। कल का जो डिस्कशन है, तो अगर मैं आपको कहती हूं कि मोबाइल फोन क्या होता है, वी कांट रियली डिफाइन अ मोबाइल फोन, but when we talk about the features we are able to understand what kind of gadget it is। तो देखो, जैसे जस्टिस मार्शल जो है वो कहते हैं अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज इनविजिबल एंड इंटेंजिबल, सो इट एग्जिस्ट, बट लुक इट एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ। ओके, जस्टिस जेम्स कहते हैं अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स which is united for a common object, whereas Justice Linde says that a company is an association of persons। but इनसे कई गुना ज्यादा फीचर्स हमने कल के लेक्चर में देखे थे। हाँ या ना बच्चों? साथ साथ में कल तो हमने लेक्चर की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट से की थी, दैट वाज द 3 टायर सिस्टम इन इंडिया। ओके, तो फर्स्ट बॉडी इज द Parliament. Basically it's the legislative body, that body which has the power to make the laws। एक्ट मत बोलना, एक्ट और लॉ सेम है या अलग अलग है? जब आप एक्ट बोलोगे तो आपका स्कोप बहुत लिमिटेड हो जाता है, बट आप लोग जानते हो लॉ का स्कोप कितना ज्यादा ब्रॉड है। तो वो बॉडी जिसके पास पावर है कानून को बनाने का, वो होती है लेजिस्लेटिव बॉडी। बट कानून बना लिया, उससे क्या बात बनने वाली है? नहीं। जितना इंपॉर्टेंट कानून बनाना है, उससे कई गुना इंपॉर्टेंट उसको फॉलो करना भी है। तो दूसरी बॉडी जो होती है, दैट इज द बॉडी विच इज इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन।
और तीसरी बॉडी है जो इंटरप्रेट करती है, जुडिशियल बॉडी। कानून बनाने वाले तो कानून बना के चले गए, बट आज लोग झगड़ रहे हैं ना कि उन्होंने किस इंटेंशन से उस पर्टिकुलर प्रोविजन को ड्राफ्ट किया था। तो ये वो जुडिशियल बॉडी है जो इसे इंटरप्रेट करती है एंड देन अकॉर्डिंगली इट गिव्स द डिसीजन कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन का क्या इंटेंशन रहा होगा लॉ मेकर का, और इस सिचुएशन में फाइनली क्या किया जाना चाहिए, इज द वर्क ऑफ आवर जुडिशियल बॉडी। Yes or no, guys? Yes. So let's begin with our first act of the syllabus, which is the Companies Act 2013. Mostly आज और कल ना वो सारे बेसिक प्रोविजंस होने वाले हैं जो आपने ऑलरेडी फाउंडेशन में किए हैं। बट ऑफ कोर्स यस, फाउंडेशन का लेवल अगर ये है, इंटर का लेवल ये है। ओके, तो जैसे आपने कल ही देखा होगा, आज भी आप देखने वाले हो। सो देयर इज गोइंग टू बी अ बिग जंप फ्रॉम फाउंडेशन टू इंटर। हो सकता है 50% नॉलेज यू ऑलरेडी हैव। ओके, आज के दिन के लिए और कल के दिन की बात ही है, मतलब इस हफ्ते की बात है। फ्रॉम द कमिंग वीक, मंडे से तो हम टोटली न्यू प्रोविजंस ही सीखने वाले हैं। बट नाउ दिस ब्रशिंग अप ऑफ नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाउंडेशन में हमने बेसिक चीजें देखी थी, तो इसी बेस के ऊपर हमारी पूरी एक्ट बनी हुई है, तो उसको नजरअंदाज मैं नहीं कर सकती। ओके, दिस इज नॉट द वे आई टीच, सो आई विल बी रिवाइजिंग एंड ऑफ कोर्स विद द रिवीजन कुछ एड ऑन्स भी होने वाले हैं, तो आपका लेवल जो है वो 1 लेवल ऊपर जाने वाला है। जो भी सवालों के जवाब आते हैं, मैं उम्मीद करती हूं कि आप उन सवालों के जवाब मुझे दो, ठीक है। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ मोनोटोनस सेशन, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरैक्टिव, जिसके लिए मैं उम्मीद करती हूं कि आप मेरा साथ दोगे और जो भी मैं सवाल पूछती हूं उसका जवाब दोगे, चाहे आप फेस टू फेस बैठे हो या आप दिल्ली गुरुकुल में हो या वर्चुअल स्टूडेंट्स। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो, आई एक्सपेक्ट दैट यू ऑल आर गिविंग द आंसर्स। ओके, वर्चुअली यू ऑल कैन गिव द आंसर्स इन द चैट बॉक्स, जैसे जैसे पॉसिबल होता है। आई विल कीप ऑन रीडिंग योर मैसेजेस एंड आई विल रिप्लाई देयर एंड देयर इटसेल्फ। ओके, हो सकता है कि अगर मैं बहुत ही सेक्शन में गहराई में घुस गई हूं तो मैं अपना मोबाइल नहीं देख रही हूं। ओके, सो प्लीज वर्चुअल स्टूडेंट्स डोंट फील बैड अबाउट इट। जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा, आई विल लुक एट योर मैसेजेस एंड आई रिप्लाई व्हेन एवर इट इज पॉसिबल। ओके, तब तक आप लोगों को भी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। वंस यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स ना, नोबडी will be able to beat you all. बाकी लर्निंग प्रोसेस तो हो ही जाएगा, आई एम 100% श्योर अबाउट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट देन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन, बिकॉज यू ऑल डोंट हैव द बुक्स, यू ऑल जस्ट रिफर टू द स्क्रीन्स। ओके, और जो भी लिखना रहेगा ना, लिखने के लिए मैं आपको सेपरेटली टाइम दूंगी, तो आप लोग आपका 100% ध्यान कॉन्सेप्ट पे देना, क्योंकि लिखने का काम तो बाद में भी हो जाएगा। लिखने के चक्कर पे कॉन्सेप्ट मिस हो जाए, इस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो यू ऑल ओनली हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट। आ जाइए, इंटर लॉ। सेक्शन नंबर 1 देखो, सारी की सारी एक्ट्स का सेक्शन 1 ऑलवेज टॉक्स यस अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। अरे कोई भी कानून आप उठा लो यार, 5 एक्ट्स तो आपने फाउंडेशन में किए हैं, आप अभी समझ गए हो क्या होता है एक्ट। कोई भी एक्ट का सेक्शन नंबर 1 विल ऑलवेज टॉक अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। एप्लीकेबिलिटी का क्या मतलब होता है? ये जो कानून है ये किन किन लोगों को अप्लाई करता है और ये कब कब अप्लाई करेगा। ये जो कानून है, ये कानून, कौन से कानून की हम अभी बात कर रहे हैं? द कंपनीज एक्ट 2013। ये जो कानून है ये किन किन लोगों को अप्लाई करेगा और ये कब कब एप्लीकेबल होने वाला है, ये भी जानना जरूरी है। तो पहली बात तो हम देखते हैं ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी।
First applicability is the geographical applicability. According to the geographical applicability, the Companies Act 2013 applies to whole of India. ये चीज आप ऑलरेडी जानते हो, मैं चाहती हूं आप जवाब दो मेरे साथ. ओके, दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. दिस इज द ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी, कि ये जो कानून है ये पूरे भारत देश को एप्लीकेबल होता है. बट अब इन इंडिया इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन. In India, it is not applicable to each and every person. कल के दिन ही मैंने आपको पूछा था कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके घर में कंपनीज के रूप में आप लोग बिजनेस कर रहे हो. कुछ बच्चों ने अपना हाथ उठाया था. तो अब देखो बाकी के जो लोग हैं, हो सकता है उनके घरों में कंपनीज नहीं है. They are working as an Hindu undivided family, or maybe they are working in a partnership, or maybe they are working as a sole proprietorship. अब ऐसे केस में आप खुद मुझे बताओ, अगर आपका सोल प्रोप्राइटरीशिप है, पार्टनरशिप है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, क्या आपको कंपनीज एक्ट के 470 सेक्शन एप्लीकेबल हो गए? तो अब देखो आपका बिजनेस इंडिया में ही है. अब आप कहोगे मैम आपने तो कहा होल ऑफ इंडिया, तो होल ऑफ इंडिया हमारा तो बिजनेस इधर ही है. कोई बच्चा कल जैसे मैंने किसी को पूछा था, कोई पटना से था, तो कोई इंदौर एमपी से था, तो कोई राजस्थान से था, तो कोई पंजाब से था. तो अब सवाल ये उठता है इनका बिजनेस तो इंडिया में ही है, तो अगर इनका बिजनेस इंडिया में है तो उनको तो यह एक्ट एप्लीकेबल होना चाहिए ना, होना चाहिए ना. नहीं, देखो ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी एक चीज होती है, ओके, बट हर कोई लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उनको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है. एक्ट आगे कहता है कि ये जो आपका कंपनीज एक्ट है 2013 वो एप्लीकेबल होगा उन सारे लोगों को जो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी, So basically this act applies to each and every company. The Companies Act 2013 applies to each and every और कंपनी की डेफिनेशन अभी 1 मिनट पहले हमने देखी थी. बताओ व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी? अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. तो चाहे आपका रिलायंस पावर है, या चाहे आपका टाटा मोटर्स है, चाहे आपका इंफोसिस लिमिटेड है, या चाहे आपकी कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है जैसे कि नाइका, अंडर 2013 एक्ट विल नॉट मेक अ डिफरेंस. हर एक कंपनी को कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है. तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट इज होल ऑफ इंडिया, बट इन इंडिया it applies to each and every company. It applies to each and every company के साथ साथ देखो कुछ बच्चों को लगता है कंपनीज एक्ट सिर्फ कंपनीज को ही एप्लीकेबल है. ऐसा नहीं है. अब जब हम पढ़ेंगे आप देखोगे कंपनीज एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू एवरी इंश्योरेंस कंपनी. It is also applicable to every banking company. It is also applicable to all those companies which are engaged in the generation and the supply of electricity. अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आएगा कि मैम, इंश्योरेंस कंपनीज को तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 एप्लीकेबल होता है, बैंकिंग कंपनी को तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एप्लीकेबल होता है, और वो सारी कंपनीज जो जनरेट करती और सप्लाई करती इलेक्ट्रिसिटी उनको तो एप्लीकेबल होता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003. तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हो मैम, असं कसं, मतलब ऐसे कैसे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है? तो सुनो मेरी बात, ये जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज है, बैंकिंग कंपनीज है, देखो बैंकिंग कंपनी का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है से एक्सिस बैंक लिमिटेड. Axis Bank Limited, because it is a bank, yes, it follows the Banking Regulation Act. Agreed. But along with that, it also has to follow the Companies Act 2013. हाँ, ऐसा हो सकता है
कैसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर एक ही चीज के लिए कंपनीज एक्ट कुछ एक चीज बता रही है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कुछ और चीज बता रही है? हो सकता है, ओके, नॉट ऑलवेज दैट दे आर इन कॉन्ट्रडिक्शन. हमेशा जरूरी नहीं है कि दो अलग अलग बातें हर चीज के लिए बताई गई होगी, बट कुछ चीजें होगी. जैसे कि से एग्जाम्पल पर्पज में बोल रहा हूं, ऑल दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स. कंपनीज एक्ट कहता है बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए साल में 4 बार मिनिमम. एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट कहता है बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए साल भर में से मिनिमम 4 बार. और से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए साल भर में 6 बार. तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है? यस. तो हम तब स्पेसिफिक लॉ जो है उसको फॉलो करेंगे, दैट इज वी विल फॉलो द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. बट देखो, जरूरी नहीं है हर चीज जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बताई गई है उन्हीं सारी चीजों के बारे में कंपनीज एक्ट में भी बताया गया है. कंपनीज एक्ट में अलग चीजों को केटर किया गया है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाने का पीछे का ऑब्जेक्टिव कुछ और है. उसमें हम लोग थोड़ा सा और अलग विषय पे बात कर रहे हैं. तो वो ये तो फॉलो करने ही वाले हैं, बट उसके साथ साथ उनको फॉलो करना पड़ेगा. एक्सिस बैंक लिमिटेड को क्या फॉलो करना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट 2013. अरे एप्लीकेबिलिटी का सेक्शन एकदम ओपनली बोलता है कि कंपनीज एक्ट सिर्फ कंपनीज को नहीं अट्रैक्ट होता है, कंपनीज के साथ साथ इट ऑल्सो इज एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कंपनी, इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू बैंक, is also applicable to those companies which are engaged in the generation or the supply of electricity. उतना ही नहीं, Companies Act is also applicable to other companies which are governed by special acts for the time being in force. Special act का क्या मतलब होता है? ऐसा कोई एक्ट जिसको हमने स्पेशली पार्लियामेंट में पास करवाया था टू इनकॉर्पोरेट अ पर्टिकुलर बॉडी. तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल वी इशूड द LIC एक्ट या तो SBI एक्ट. SBI एक्ट पहले पार्लियामेंट में बना और वो एक्ट बनने के बाद वी इनकॉर्पोरेटेड SBI, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ऐसे तो बहुत सारी बैंक्स है, बट सारे बैंक्स का बाप है SBI. SBI इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. इस बैंक को इनकॉर्पोरेट करने के लिए पहले हमने पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करवाया, SBI एक्ट. और इसी SBI एक्ट के अंदर हमने क्या किया? SBI को इनकॉर्पोरेट किया. वैसे ही LIC को ये इंश्योरेंस एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है. LIC इनकॉर्पोरेट किसके अंडर हुआ आपको पता है? LIC एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ. तो पहले हमने पार्लियामेंट में LIC एक्ट बनाया और इसी LIC एक्ट के अंडर वी इनकॉर्पोरेटेड द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. इन लोगों को भी कंपनीज एक्ट अट्रैक्ट होता है. You won't believe, forget about all these things. At least इंश्योरेंस तो कंपनी थी, बैंक्स भी बैंकिंग कंपनीज थी, ये इलेक्ट्रिसिटी वाले भी कंपनीज है, बट हम तो आगे कह रहे हैं. देखो F पॉइंट, कंपनीज एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू बॉडी कॉर्पोरेट्स. फॉरगेट अबाउट कंपनीज. कंपनीज एक्ट तो कंपनीज को अट्रैक्ट होगा ही, बट कंपनीज के साथ साथ इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू बॉडी कॉर्पोरेट्स. But these body corporates are those body corporates which are notified by the central government. अब सवाल ये उठता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने इस पावर का इस्तेमाल किया है और क्या कोई बॉडी कॉर्पोरेट को नोटिफाई किया है जिसको कंपनीज एक्ट अट्रैक्ट होती है? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. इस बारे में आपको पता है या नहीं पता है? ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ये पावर का इस्तेमाल किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के द्वारा कुछ बॉडी कॉर्पोरेट्स को नोटिफाई किया है जिनको क्या अट्रैक्ट होने वाला है? कंपनीज एक्ट. वन सच एग्जाम्पल इज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI. अनदर एग्जाम्पल
could be the National Highway Authority of India. ये बॉडी कॉर्पोरेट्स है. देखो मैं आपको बताती हूं, 1 मिनट रुक जाओ. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और है नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया. ये देखिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अ रीड कीजिए इज अ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अ statutory body created and run by the government of India. It's not been incorporated as a company. ये कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है. इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको भारत सरकार ने बनाया है. कंपनीज एक्ट के अंदर वो पैदा नहीं हुई है, बट फिर भी एफसीआई को कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि खुद सेक्शन 1 कह रहा है. सेक्शन 1 किस बारे में बात करता है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, कि ये जो कानून है 2013 कंपनीज एक्ट, ये किन किन लोगों को अट्रैक्ट होने वाला है. उसमें स्पेसिफिकली कहा है लॉ मेकर ने, ये वो सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स को भी एप्लीकेबल होगा जो सीजी नोटिफाई करेगा. और सीजी ने क्या नोटिफाई किया है? जी हां, किया है. और इसी नोटिफिकेशन उन्होंने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को नोटिफाई किया है, जिनको अट्रैक्ट होगा कंपनीज एक्ट 2013. दो, वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू, दो एफसीआई इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, still it has to follow the Companies Act 2013. वैसे ही the National Highway Authority of India, it is an autonomous agency of the government of India which is responsible for the management of the network of over 50,000 kilometers of national highways. तो नेशनल हाईवेज इंडिया में बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है? एनएचएआई के पास है. क्या एनएचएआई कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट हुआ है? नहीं, बट फिर भी क्या एनएचएआई को कंपनीज एक्ट अट्रैक्ट करेगा? ये हम नहीं कह रहे हैं, सीजी कह रही है. और सीजी ने कैसे कहा है? बाय अ नोटिफिकेशन. और इसी नोटिफिकेशन के द्वारा सीजी ने क्या करवा दिया है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को परव्यू में ला लिया है, स्कोप में ला लिया है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. यस और नो गाइस माय डियर फ्रेंड्स? श्योर? सो देखो, ये जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा था, कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू कंपनीज. नाउ दिस इज द नेक्स्ट लेवल. कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू कंपनीज, ये तो सिर्फ और सिर्फ पहला हिस्सा था. दैट दिस कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी कंपनी, इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी कंपनी. बट कंपनीज के साथ साथ इज इट ऑल्सो एप्लीकेबल टू, बोलो, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, कंपनीज विच आर इन्वॉल्व इन द generation and supply of, along with that, companies which are governed by special acts. Okay, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, LIC, SBI, UTI, all these are governed by special acts. Along with that, sorry, डिफरेंट बॉडी कॉर्पोरेट्स का अलग अलग चीज है, तो वो स्पेसिफिकली आपको केस टू केस बेसिस के हिसाब से देखना पड़ेगा. अगर उनकी कोई स्पेसिफिक एक्ट है तो वो एक्ट फॉलो करेंगे, बट अलोंग विद दैट दे ऑल्सो फॉल अंडर द परव्यू ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसके वजह से उन्हें कंपनीज एक्ट के भी प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे. ओके, एंड ओनली इफ देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब एक ही चीज के लिए दो अलग अलग बातें बताई गई है, देन यू विल फॉलो द स्पेसिफिक लॉ.
then you will not follow the general provisions of the Companies Act 2013. Okay? नहीं हो रहा है, इसलिए तो हमने यहाँ पे उसको ये किया है ना, ठीक है. And even those body corporates which are notified by the central government, उन लोगों को भी क्या कंपनीज एक्ट अट्रैक्ट करेगा. इसके हमने 2 एग्जाम्पल देखे थे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. यस और नो गाइज. देखो कंपनीज एक्ट 2013 जो है ना, वो फेज्ड वाइज फॉर्मेट में एप्लीकेबल हुआ था. ऐसा नहीं हुआ था कि एक ही दिन पे सारे के सारे सेक्शंस एप्लीकेबल हो गए थे. सबसे पहली बात तो 30 अगस्त 2013 को हमारा सिर्फ सेक्शन नंबर 1 नोटिफाई हुआ था. दैट इज दिस सेक्शन दैट वी डिड. व्हाट वाज द डेट? 30th of August 2013 was the day when only section 1 was notified. When only section number 1 was notified. उसके बाद 98 sections notify किए गए, but these sections were notified on the 12th of September 2013. 12th of September 2013. और उसके बाद जो थर्ड फेज था, उस थर्ड फेज में कुछ और 143 सेक्शंस नोटिफाई हुए थे. और ये थर्ड फेज 2014 में 1 अप्रैल 2014 में हमने और कुछ सेक्शंस को नोटिफाई किया था. तो ऐसे करके धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े सेक्शंस हम नोटिफाई करते गए. बट आज क्या अगर दिन की बात हम करें, ऑल द सेक्शंस आर मोस्टली नोटिफाइड. और इसीलिए हमारा जो 1956 वाला एक्ट था उसको हमने रिपील कर दिया है, उसको हमने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है. एक समय ऐसा था जहां पे 1956 और 2013 दोनों के प्रोविजंस पैरेलली रन हो रहे थे, क्योंकि हमने 2013 के कुछ सेक्शंस जैसे कि NCLT, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल, ये सारे प्रोविजंस को हमने अभी तक नोटिफाई किया नहीं था. और 1956 में CLB हुआ करता था. CLB कंपनी लॉ बोर्ड, कुछ पता है आपको? नहीं क्या? कंपनी लॉ बोर्ड तभी भी एग्जिस्टेंस में था, क्योंकि ये हमारा NCLT अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ था. कुछ समय था जब दोनों एक्ट्स रन कर रहे थे पैरेलली, बट आज वो जमाना नहीं है. आज हमने 1956 को पूरा का पूरा ही हटा दिया है. अब हम लोग जो फॉलो करते हैं दैट इज ओनली द 2013 एक्ट. ओके, तो देखो कुछ चीजें हैं यहां पे समरी में. आप देखो ये समरी है, ये हम लिखने वाले हैं, बट पहले आप लोग सिर्फ एक बार बता दो. टाइटल आप बता सकते हो मुझे? व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस एक्ट? अच्छा, इसमें मेरे को एक चीज आपको पूछनी है. मैंने कंपनीज का C कैपिटल लिखा है, मैंने एक्ट का A कैपिटल लिखा है. तो यहां पे ऐसा क्यों लिखा गया है? हमने आपको कहा था फाउंडेशन में ये चीज. कोई भी एक्ट का नाम जब आप प्रेजेंट करते हो, कोई भी एक्ट, वेदर इट इज द कंपनीज एक्ट, वेदर यू आर लर्निंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, वेदर यू आर लर्निंग द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोई भी एक्ट का नाम जब कभी भी आप लिखते हो, हर एक वर्ड का पहला लेटर हैज टू बी इन कैपिटल. जैसे कि यहां पे जब मैं लिख रही हूं कंपनीज एक्ट 2013, मैंने कंपनीज का C कैपिटल लिखा है और एक्ट का A कैपिटल लिखा है. तो क्यों मैंने कंपनीज का C कैपिटल लिखा है और क्यों मैंने एक्ट का A कैपिटल लिखा है? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे ये कंपनी शब्द का मतलब वो मतलब नहीं है जो हम लेमैन लैंग्वेज में यूज करते हैं. यूजुअली जब आप और मैं कंपनी की बात करते हैं, मतलब किसी का साथ होना, मतलब मेरे पास कंपनी होना. बट यहां पे जब हमने लिखा है कंपनीज एक्ट, तो आप मुझे बताओ क्या यहां पे हम वही चीज बताना चाहते हैं? साथ के बारे में यहां पे बात की गई है? अरे बोलो ना. यहां पे जब हम कंपनीज के बारे में लिख रहे हैं तो कंपनी इस शब्द का अपना ही मतलब है, जो हमने देखा भी है. अरे देखा है या नहीं देखा है?
कंपनी को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20। इसको सबसेक्शन नहीं कहते, इसको कहते हैं क्लॉज। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 कहते हैं, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20। क्यों क्लॉज कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, एक ही मिनट रुको। तो ये कंपनी शब्द का मतलब वही मतलब होने वाला है जो हमने एक्ट के अंदर डिफाइन किया है। उसका मतलब आप और मैं जो सोचते हैं वो नहीं होता है, और इसीलिए उसको लिखने का तरीका भी कुछ और है। वैसे ही ये जो वर्ड है एक्ट, यूजुअली लेमैन लैंग्वेज में एक्ट का मतलब होता है एक्शन। बट यहां पे हम ये थोड़ी ना कहना चाहते कि कंपनीज का एक्शन देखो 2013 से शुरू हुआ है वैसे हमारी लाइफ में हुआ है, बट जनरली एक्ट इसका मतलब आप जानते हो, हमने डे 1 देखा था। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एक्ट? बोले तो सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज का मतलब होता है this is the actual meaning of the word act with a capital A। और क्योंकि इसका मतलब कुछ और है हमारे कानून की दुनिया में, हमने उसको प्रेजेंट भी एक अलग तरीके से किया है, और इसलिए हमने उसको प्रेजेंट किया है विद अ कैपिटल ए। तो देखो, अगर कोई आपको पूछता ना, वैसे क्या अभी एमसीक्यू में इतनी इजी क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बट जब आप आपके सब्जेक्टिव आंसर्स लिखोगे ना, आपका कोई भी सवाल क्यों ना हो, आपका जवाब एक्ट के नाम से ही शुरू होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो आपको एक्ट का नाम तो लिखना ही है, आपको तो एक्ट का नाम लिखना ही है, और इसलिए आपको एग्जैक्ट तरीका, राइट तरीका पता होना चाहिए कि कैसे एक्ट के नाम को लिखते हैं। तो कोई भी एक्ट का नाम जब कभी भी आप लिखते हो, हर एक वर्ड का पहला लेटर हैज टू बी इन कैपिटल। तो इसीलिए यहां पे मैंने कंपनीज के सी को कैपिटल रखा है और एक्ट को भी, एक्ट के ए को कैपिटल रखा है। क्या 2013 मेरा लकी नंबर है? तो 2013 क्या है? ये वो दिन है या ये वो साल है एक्चुअली, ओके, जिस दिन ये एक्ट कमेंस हुई है, एनफोर्स हुई है। वैसे ये एक्ट कोई एक दिन पे कमेंस नहीं हुई है, इट हैज कमेंस्ड इन फेज्ड वाइज मैनर, बट सेक्शन 1 पहली बार कमेंस हुआ था ऑन द 30th of August 2013, जैसे कि आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में सीखा था 1 सितंबर 1872, बट सारे सेक्शंस तब एनफोर्स हो गए थे। वैसा कंपनीज एक्ट 2013 के लिए नहीं है। इट स्टार्टेड टू कमेंस इन अ फेज्ड वाइज मैनर। सेक्शन 1 जैसे कमेंस हुआ था 30 अगस्त को, 30th of August 2013। उसके बाद अगले 98 सेक्शन 12 सितंबर को नोटिफाई हुए थे, फिर और 143 सेक्शन 1 अप्रैल 2014 को नोटिफाई हुआ, और ऐसे करके धीरे धीरे करके सारे के सारे सेक्शंस जो है वो कमेंस होना शुरू हो गए। ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी की अगर मैं बात करती हूं तो बताओ, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, एंड इंडिया में सभी लोगों को ये कानून अट्रैक्ट नहीं होता है। इंडिया में अगर आप बिजनेस कर रहे हो इन द वे ऑफ अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू, बोलो, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग companies in the production or the supply of electricity, companies regulated by special acts or those entities which are notified by the central इसके एग्जाम्पल दे सकते हो? Food Corporation of India and the National Highway Authority of India, and even those companies which are regulated by special acts like LIC, UTI, SBI, RBI। RBI की भी अपनी एक्ट है, पता है आप लोगों को? तो ये सारे कंपनीज विच आर रेगुलेटेड बाय स्पेशल एक्ट्स, उनको भी
कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ता है। ये A to E पॉइंट्स में बेटा कंपनीज है, और अगर आप F पॉइंट देखते हो इसमें बॉडी कॉर्पोरेट्स है। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? बॉडी कॉर्पोरेट्स को अगर आप कंपनीज के परव्यू में लाना चाहते हो तो आप तभी आओगे। एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट फॉलोइंग द कंपनीज एक्ट. Only those body corporates are following the Companies Act which have been notified by the central government. Yes or no guys? ऐसे तो बहुत सारी बॉडी कॉर्पोरेट्स है, बट सभी को कंपनीज एक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं। अगर सीजी को आपसे बहुत मोहब्बत है और आपके नाम पे चिट्ठी भेजी गई है और आपके नाम पे नोटिफिकेशन इशू किया गया है तो यस, ऐसे केस में फिर आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या सीजी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया है? हाँ, और इसी पावर के द्वारा एफसीआई और एनएचएआई को नोटिफाई किया गया है। बिकॉज टुडे यू डोंट हैव योर बुक्स, आई वांट यू टू राइट दिस समरी। ओके, see, it may happen that a particular organization is following more than one acts. Okay, तो जैसे कि एसबीआई एक्ट तो फॉलो करेगा ही, प्लस वो बैंक है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी फॉलो करेगा, आरबीआई के जो नॉर्म्स है वो भी फॉलो करेगा, और उसको कंपनीज एक्ट भी फॉलो करने होंगे। तो ऐसा हो सकता है एक ही एंटिटी को मल्टीपल एक्ट्स फॉलो करने होते हैं, सो यू हैव टू फॉलो ऑल ऑफ देम। इट्स नॉट अ चॉइस कि या तो मैं ये करूंगा या तो वो, हो सकता है एक से ज्यादा एक्ट्स आपको अट्रैक्ट हो रहे हैं तो यू हैव टू फॉलो दोज एक्ट्स। उसके अलावा भी कितने सारे, अगर आपकी कंपनी कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री से रिलेटेड लॉज आप फॉलो करते हो। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज है ना, यू ऑल्सो हैव टू फॉलो द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, यू हैव टू फॉलो द ईपीएफ एक्ट, यू ऑल्सो हैव टू फॉलो द ग्रेच्युटी एक्ट। तो ये तो आपको इसलिए क्लिक हो रहा है क्योंकि ये इनसे रिलेटेड है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट्स है जो कंपनीज फॉलो कर दिए। ठीक है, ये आपको लिखना है समरी, बिकॉज यू ऑल डोंट हैव द बुक्स टुडे। टाइटल कैसे लिखोगे? कंपनीज का सी छोटा लिखोगे और एक्ट का ए छोटा लिखोगे ना? हाँ, नहीं ना, कंपनीज का सी कैपिटल और एक्ट का ए कैपिटल। एक्सटेंड मतलब मैं ज्योग्राफिकल एक्सटेंड की बात कर रही हूं। दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अभी वो कोई चक्कर ही नहीं है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। भारत संविधान का आर्टिकल नंबर 370 अब हटाया गया है, तो अब जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को स्पेशल स्टेटस नहीं है। अगर ये सेंट्रल एक्ट है देन द एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। वर्चुअल स्टूडेंट्स प्लीज राइट डाउन। कौन है? हाँ हाँ, लिखो ना, एक ही मिनट। हाँ, आवाज कम कर दो। वर्चुअल स्टूडेंट्स प्लीज लिखो। आज हम 2 किलोमीटर ज्यादा भागेंगे। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस। सबके पास लॉ की नोटबुक है ना? कुछ करिए, ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। पतंगों में, भीड़ Done? उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाते
चलती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे तपता वो ईंटों में। रंग ऐसा आज निखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली। टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, घिसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक रे हो चक दे इंडिया, चक रे हो चक दे इंडिया, चक रे हो चक दे इंडिया, चक रे हो चक दे इंडिया। ओके चलो, डन विद द राइटिंग पार्ट। ओके आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं, हम चैप्टर नंबर 1, ओके, तो चैप्टर नंबर 1 जो है ना, चैप्टर नंबर 1, इट हैज ओनली 2 सेक्शंस, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। यू ऑल डोंट हैव द बुक्स ना। एक मिनट में एक बार सिर्फ बुक्स के बारे में बता देती हूँ, मेरे लिए भी फिर इजी हो जाता है यार, कैसे पढ़ानी और क्या क्या है। बहुत सारी बुक्स है, मैंने आपको पहले ही बोला है, इट्स दिस टू दिस, इट्स नॉट ऐसे 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 ऐसे, इट्स क्रिस्टलाइजेशन स्टेज एट इंटर लेवल। देखो दिस इज वॉल्यूम नंबर 1A, ओके। ये जो वॉल्यूम 1A है, अगर आप देखोगे, ये वॉल्यूम 1A में मैंने कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को कवर किया है। मैंने डे 1 पे आपको बताया था कंपनीज एक्ट के कितने सेक्शंस आपको एप्लीकेबल है, 148। और मैंने जब बेयर कंपनीज एक्ट बताया था ना, मैंने आपको बताया था एक्ट के हिसाब से 148 सेक्शंस कवर होते हैं 10 चैप्टर्स में। मैंने बताया था, आपको याद है? तो 10 चैप्टर्स में आपका कंपनीज एक्ट कवर होता है, और यही 10 चैप्टर्स आपको एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है। देखो मैंने इंटर में इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही अपनी बुक्स बनाई है, ओके। तो जो कुछ भी पूछा जाने वाला है इन्हीं बुक्स में से पूछा जाने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने लिखी है? नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने लिखी है। समझने की कोशिश करो। एंड आई नो द लैंग्वेज ऑफ द इंस्टीट्यूट इज अ लिटिल टफ, इट्स अ लिटिल टफ, यू नो इट इज अ लिटिल टफ। और इसीलिए जहां जहां टफ लैंग्वेज है, मैंने क्या किया है, सेक्शन के नीचे उसको इजी लैंग्वेज में एनालाइज करके भी आपके लिए दे दिया है। सो नाउ इट्स दीज बुक्स आर सुटेबल फॉर एवरी काइंड ऑफ चाइल्ड। आपको लगता है कि मैम मेरा इंग्लिश अच्छा है, मैं कॉन्वेंट मीडियम से पढ़ा हूं, या कॉन्वेंट मीडियम नहीं तो एटलीस्ट मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं, तो ठीक ठाक ही है मेरी इंग्लिश, इंग्लिश से लड़ाई नहीं है मैम, ओके।
तो व्हाट यू ऑल कैन डू इज जो बेयर एक्ट के सेक्शंस है जो बुक में दिए गए उसको आप रीड कर सकते हो और लर्न कर सकते हो और एग्जामिनेशन में प्रेजेंट कर सकते हो. बट अगर आपको लग रहा है मैम लॉ का तो छोड़ दो, इंग्लिश से ही लड़ाई है, फाउंडेशन तो हो गया गोला गोला में, लॉ में कैसे तो भी नंबर ला लिया, बाकी सहारा इकोनॉमिक्स था ही हमारे लिए. ओके, अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन रीड एंड लर्न द एनालिसिस पार्ट. देखो लर्न तो करना ही है, यू हैव नो अदर ऑप्शन. क्या ये मेरे एक्सपेक्टेशन है आपसे? नहीं, ये मेरे एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये आईसीएआई के एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से. उन्होंने लॉ के पेपर को रखा है सब्जेक्टिव, फाउंडेशन लेवल पे भी, इंटर पे भी और फाइनल में भी. इट इज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू. दिस इज नॉट माई एक्सपेक्टेशन एट ऑल. मेरे बहुत कम एक्सपेक्टेशन है कि इज्जत से आप क्लास अटेंड करो और मेरे को फॉलो करो आप, बस उसके अलावा कोई उम्मीद नहीं है. बट आईसीआई जिसका एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है और लॉ को वो बहुत इज्जत देता है आईसीआई, क्योंकि लॉ और अकाउंट्स सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स है जो तीनों भी स्टेजेस पे उसने कवर किए हैं, फाउंडेशन पे भी, इंटर पे भी और फाइनल पे भी. इनफैक्ट इतनी इज्जत दी है लॉ को, जहां पे पहले सीपीटी में सिर्फ 3 एक्ट्स हुआ करते थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप. इट इंट्रोड्यूस द कंपनीज एक्ट, इवन एलएलपी एक्ट. और इंटर लेवल पे भी यू विल नॉट बिलीव, फर्स्ट टाइम व्हेन सीए इंटरमीडिएट, क्योंकि पहले आईपीसीसी हुआ करता था, जब सीए इंटर आया ना, सीए फाइनल कंपनीज एक्ट में सिर्फ 122 सेक्शंस हुआ करते थे. 122 से मतलब सिर्फ 7 चैप्टर्स. 122 से इंस्टीट्यूट ने इंटर लेवल पे भी इंक्रीज कर दिया और 148 तक के सेक्शंस इंटर में ला लिए. मतलब हाउ मच इट वांट्स यू टू गिव द नॉलेज ऑफ लॉ एट द अर्लियर स्टेजेस ओनली. ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट कांट इवन वेट फॉर सीए फाइनल. साथ साथ जो आईओएस है ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ सीए फाइनल which was introduced in CA Inter. And forget about CA Final, क्या बोल रही हूं मैं, General Clauses Act was never a part of CA curriculum, never ever. CA Inter में पहली बार इंस्टीट्यूट ने जनरल क्लॉजेस एक्ट को भी इंट्रोड्यूस किया. मेरा सब्जेक्ट एक लौता सब्जेक्ट है जिसमें इंस्टीट्यूट सिर्फ एडिशंस करती जा रही है. सीरियसली, मतलब आप खुद को लकी समझो कि आप अभी बॉर्न हुए हो और आप पास हो गए हो. एलएलपी एक्ट में इंस्टीट्यूट ने कितने सारे 25 पेजेस की नई शीट ऐड की है फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट्स इन नवंबर अटेम्प्ट. 25 पेजेस. आपको एलएलपी एक्ट में सिर्फ बेसिक चीजें थी. इंस्टीट्यूट ने नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि इंटर पे एलएलपी नहीं है और फाइनल पे भी एलएलपी नहीं है, सारी मेन चीजें एलएलपी एक्ट की फाउंडेशन लेवल पे ला लिया. एंड फर्स्ट अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी दिस कमिंग डिसंबर अटेम्प्ट 2022, क्योंकि नवंबर का दिसंबर में अभी अटेम्प्ट पोस्टपोन हुआ है. बट दीज किड्स, मतलब जो आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने क्लियर नहीं किया है ना, दे हैव टू लर्न द न्यू प्रोविजंस. थैंक गॉड फॉर दैट यू क्लियर्ड. मेरे सब्जेक्ट से इतना प्यार और मोहब्बत है आईसीआई को, कभी कुछ रिलेशन नहीं हुआ. एडिशन पे एडिशन ही हुआ है, सच में एडिशन पे एडिशन ही. लॉ पहले 40 मार्क का हुआ करता था सीपीटी में, राइट नाउ लॉ 60 हो गया और 60 के साथ साथ उन्होंने 40 मार्क्स का इंग्लिश भी इंट्रोड्यूस कर दिया. सो बिलीव मी, ऑल दीज आर डायरेक्ट साइंस, नॉट इवन इनडायरेक्ट साइंस, दैट हाउ मच लॉ इज इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. इट्स रियली इंपॉर्टेंट. इंस्टीट्यूट अगर चाहता ना, ठीक है, नए सब्जेक्ट्स मतलब नए एक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ इट कुड हैव केप्ट द पेपर एज एन ऑब्जेक्टिव पेपर. वो ऑप्शन था इंस्टीट्यूट के पास, बिकॉज लॉ वॉज अ थियोरी पेपर. It could have been asked like that gola gola types objective, but institute chose law as the only theoretical paper. देखो इकोनॉमिक्स अभी भी गोला गोला है, बट लॉ के लिए इंस्टीट्यूट ने चूज किया. अकाउंट्स का तो सवाल ही नहीं उठता. यू ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यू ऑल हैव टू बी मास्टर्स इन अकाउंट्स. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, लॉ के बाद इंस्टीट्यूट ने अगर किसी सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट दिया है, दैट इज द सब्जेक्ट. अकाउंट्स के बाद इंस्टीट्यूट ने अगर किसी सब्जेक्ट को इज्जत दी है, दैट इज लॉ. एंड इंस्टीट्यूट सीरियसली wants that kind of knowledge in this subject also, and that is why it shows that the paper has to be a subjective paper even at the foundation level. तो इसीलिए मैंने अपनी बुक्स में ना, इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक्स में बेयर लैंग्वेज डाली है अननेसेसरी. देखो क्लास में आपको खुश करा के एग्जामिनेशन में रुलाना नहीं है मुझे, एंड दैट इज वाई इन द बुक आई हैव केप्ट द लैंग्वेज एज द इंस्टीट्यूट हैज स्टेटेड इन द मॉड्यूल.
जैसा मॉड्यूल में दिया है वैसे ही मेरी बुक्स में दिया है. दीज बुक्स आर न्यू बुक्स, दीज आर रॉक सीरीज, दीज आर अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ICI मॉड्यूल्स. आप घर पे जाके देख सकते हो ICI की मॉड्यूल, और ये एग्जाम्पल भी मैंने सेम रखे, नाम भी नहीं चेंज किया मैंने, बिकॉज इट हैज टू बी दैट वे. बट फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द किड्स, जिनकी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग नहीं है, दे डोंट हैव अ कमांडिंग हैंड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज. मैंने एनालिसिस पार्ट में इजी लैंग्वेज में भी लॉ को लिखा है, उस प्रोविजन को, तो आप उसको लर्न कर सकते हो, और अपनी लैंग्वेज में ऑलवेज यू ऑल कैन प्रेजेंट आंसर्स. तो देखो, ये जो बुक है जिससे हम लोग पढ़ना शुरू करने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दैट इज वॉल्यूम नंबर 1A. ओके, आपका एडिशन नंबर 10 होना चाहिए. एडिशन 9 या उसके पहले के है तो फिर आपको गलत बुक्स मिली है. इट शुड बी एडिशन नंबर 10, बस इतना चेक कर लेना, ठीक है. एडिशन नंबर 10. वेदर इट इज रिटन नवंबर 22 और May 23 विल नॉट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि अमेंडमेंट के सेपरेट आपको एक बुकलेट दिया जाने वाला है. व्हाट यू ऑल हैव टू चेक, यू ऑल हैव टू चेक द एडिशन. एडिशन हैज टू बी एडिशन नंबर 10, ठीक है. इस एडिशन में मैंने क्या किया है, 4 चैप्टर्स कवर किए हैं. 4 चैप्टर्स, 10 चैप्टर्स आपको कंपनीज एक्ट के, बट पहले 4 चैप्टर्स जो है, this is according to the Bayer Act only, are given in this volume number 1A. तो ये जो प्रिलिमिनरी चैप्टर है ना, प्रिलिमिनरी, उसमें 2 ही सेक्शन है. सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी ऑफ दैट, और सेक्शन नंबर 2 इज अबाउट डेफिनेशंस. बट यहां पे क्या आपका कंपनीज एक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है? नहीं. कंपनीज एक्ट के लिए आपको और एक मॉड्यूल है, विच इज अ वेरी बिग मॉड्यूल. दिस इज वॉल्यूम नंबर 1B. 1B, यहां पे आप चेक कर लेना, एडिशन नंबर 10. दिस वॉल्यूम नंबर 1B, दिस हैज द रिमेनिंग 6 चैप्टर्स, क्योंकि 1 to 4 ही कवर हुआ है यहां पे. सही है गलत? और बाकी के जो चैप्टर्स है वो हमारे कवर हो रहे हैं यहां पे वॉल्यूम नंबर 1B में. ये देखो, चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. बट फिर भी इतने से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है इसे को. ये कंटेंट की बात कर रही हूं, कंटेंट. ये तो सिर्फ हमारा 60 नंबर का सिलेबस है, 60. बाकी का जो 40 नंबर का अदर लॉज है वो ये बुक है. बहुत कुछ है, बहुत कुछ. 3.5 महीने 2 घंटे, हम लोग फाउंडेशन में 3.5 महीने 4 महीने 1 ही घंटा पढ़ा करते थे. इफेक्टिव 45 मिनट्स होता था. यहाँ पे अगर आप देखोगे इफेक्टिव 2 आवर्स के लेक्चर में 2 आवर्स का कंटेंट मैं आपको देने वाली हूँ. बिकॉज ये क्लास में टाइम पास करना, मस्ती करना वगैरह, उसमें कंटेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. और मुझे बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है, और मुझे बहुत 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 ज्यादा आप लोगों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी फोकस करना है. मैंने बहुत अलग सोचा है इस बैच के लिए. इट्स नॉट ओनली अबाउट द एग्जामिनेशन, इट्स अबाउट योर लाइफ. एंड दैट इज वाई जितने घंटे मुझे मिले हैं उतने पूरे घंटे मेरे को यूटिलाइज करना है. मुझे पता है आपने जो मुझे पैसे दिए एंटरटेनमेंट के लिए नहीं दिए. एंटरटेनमेंट करने के लिए पुणे में 100 क्या 1000 चीजें. एवरीथिंग यू हैव, डे नाइट लाइफ, आफ्टरनून पार्टीज, मूवीज, सब कुछ है, मॉल्स, कितनी हजारों चीजें हैं एंटरटेनमेंट के लिए. यहाँ पे हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए, कंटेंट के लिए आए. ये याद रखना. हमारे गोल्स कुछ अलग है लाइफ में. मजे नहीं करने हमें, ठीक है. एंजॉय करते करते हंसी मजाक कर लिया वो अलग बात है, बट पैसे आपने मजे करने के लिए नहीं दिए. आपने कंटेंट ओरिएंटेड पैसे मुझे दिए हैं, एंड उसका मैं फुल यूटिलाइजेशन करवाने वाली हूँ. दैट इज माई गारंटी. सो दिस वॉल्यूम नंबर 2 इज बेसिकली कंटेनिंग ऑल द अदर लॉज. 4 अदर लॉज है आप लोगों को, 4. तो ये चारों अदर लॉज जो है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये सब कुछ अदर लॉज में कवर होता है. सो बेसिकली एक्चुअल जो आपका नया कंटेंट जो आप सीखने वाले हो ना, नया, वो ये सब है. इतना 1A, 1B एंड 2. ये एक्चुअली मतलब मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 इतना प्रिंट नहीं हो रहा था, इसलिए 1A 1B में मेरे को कवर करना पड़ा. तो बेसिकली मॉड्यूल 1 इज कंपनीज एक्ट एंड मॉड्यूल 2 इज अदर लॉस. बट आप मुझे बताओ, 3.5 महीने आपकी ग्रुप 1 की क्लासेस चलेगी, 2.5 महीने ग्रुप 2 चलेगा, मतलब आपके 5 महीने तो क्लासेस, 6 महीने तो क्लासेस में ही चले जाएंगे.
उसके बाद आपके पास हार्डली कुछ समय रहेगा प्रेपरेटरी लीव में, और प्रेपरेटरी लीव में सिर्फ लॉ एक पेपर थोड़ी ना है, आपको 8 क्या, मैं तो बोल रही हूं 10 सब्जेक्ट है जो पढ़ने हैं, क्योंकि डीटी आईडीटी अपने आप में 100 नंबर के पेपर्स है, वैसे ही ईआईएस एसएम अपने आप में 100 नंबर का पेपर है। कहने के लिए इंस्टीट्यूट 8 कहता है, बट है 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए। आप सोचो 6 महीने आपकी क्लासेस में लग जाएगा, मतलब बच्चे के 2 महीने आपको प्रेपरेटरी लीव में, 10 सब्जेक्ट 2 महीने, उसमें से फेब का महीना तो 28 दिन ही है, वो भी एक दिक्कत आ गई, और मार्च 31 दिन 31 डेज, तो आप समझो, चलो रफ राउंड ऑफ करे थे 60 डेज आप लोगों के पास है। 60 डेज में 10 सब्जेक्ट है, 10 मतलब एक सब्जेक्ट के लिए कितने दिन बचते हैं? 6 दिन। 6 दिन मैं तो रिवीजन, अमेंडमेंट, आरटीपी, पास्ट पेपर्स, उसको तो मैं काउंट भी नहीं कर रही हूं, उसके लिए जो दिन लगेंगे वो तो छोड़ ही दो। आपके पास रफली 6 दिन है। अब इतना कंटेंट तो ऑब्वियसली आप 6 दिन में पढ़ ही नहीं पाओगे, मतलब मुश्किल ही नहीं, ये नामुमकिन है, नामुमकिन है जेन्युइनली। ये फेज से मैं भी गुजरी हूं, सो आई नो इट्स नॉट पॉसिबल यार, ये कैसे करेंगे? क्रेजी स्टफ, दिस इज क्रेजी। तो इसीलिए इन सारी चीज को समराइज करने के लिए मैंने ये चार्ट बुक बनाई है। ये चार्ट बुक में सिर्फ 50 चार्ट्स है। भाई तू इसको देख, इसको इधर देख, इधर ये, और तू ये देख, ये देखो बेटा, ये रियलिटी चेक है, रियलिटी चेक, ये रियलिटी चेक होना जरूरी है, ठीक है? सो बेसिकली दिस चार्ट बुक इज गिवन फॉर क्विकर रिविजन। इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ कंटेंट कॉम्प्रोमाइज किया, बट आई हैव गिवन एवरीथिंग। सारे 148 सेक्शंस है, चारों अदर लॉज है, बट इन शॉर्ट इट इज इन समरी। सो इन समरी you all can do all these things, okay? And along with that, all the past paper questions, all the RTP and जो अपना study material के questions है is given in this question bank. ये पूरी question bank के जो हमारे questions है वो हम क्लास में ही कर लेंगे, तो उसकी कोई टेंशन की बात नहीं है, और पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स भी कवर हो जाएंगे आप लोगों के। तो जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे ना, हम उन चैप्टर्स के पास्ट पेपर्स जो है वो हम लोग देख लेंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो इसे 3-3 चैप्टर्स का बंच लूंगी मैं, और वो 3 चैप्टर्स में जो भी इंस्टीट्यूट ने पास्ट पेपर्स में सवाल पूछे वो हम क्लास में ही देख लेंगे, सो दैट यू ऑल्सो गेट कॉन्फिडेंस दैट वॉट एवर द इंस्टीट्यूट इज आस्किंग, आई एम एबल टू गिव द आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस। तो देखो, आज ये सारी चीजें बोलने के पीछे का मकसद क्या था, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहती हूँ, व्हाई दिस रियलिटी चेक। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव अ लॉट ऑफ लिमिटेड टाइम। डे 1 को भी मैंने आपको कहा था, आपकी फाउंडेशन की एग्जाम भले ही जून में हुई थी, आपकी सीए इंटर की एग्जामिनेशन जून में नहीं होने वाली है, इट इज गोइंग टू बी इन मे ओनली। सो यू रियली हैव टू प्लान एवरी डे इन अ मैनर दैट यू आर एफिशिएंटली यूजिंग दिस लिमिटेड टाइम। एक ही चैलेंज होता है सीए बच्चों के लिए, और वो है समय से लड़ने की बात है। अगर मैं यही कंटेंट के लिए 2 साल देती ना, मजे में आप लोग करते सब कुछ, बट मेरे और आपके पास उतना टाइम है ही नहीं, क्योंकि आगे की बहुत सारी चीजें लाइंड अप है। सो यू रियली हैव टू यूटिलाइज इट। तो जहां तक मेरी बात अगर आप मानो, आप कहो कि मैम अगर ये रियलिटी है, ये आपने आप मुझे बता दिया है, बट आप हमें ये भी तो बताओ कि इसको हम टैकल कैसे करें, क्योंकि दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये सिचुएशन तो सभी के लिए ऐसी है, चाहे आप पुणे से हो या दिल्ली से हो या आप साउथ इंडिया से हो या ईस्ट इंडिया से हो, फर्क नहीं पड़ता। एवरी स्टूडेंट हैज द सेम जर्नी। बट नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस योर क्लासेस, फर्स्ट थिंग। सो यू रियली हैव टू अटेंड ईच एंड एवरी क्लास। हर रोज कुछ नया होने वाला है। आज तो अभी 4-5 दिन थोड़ा सा लाइट माहौल रहेगा, बट बिलीव मी फ्रॉम मंडे things are going to change. Okay, first thing that you really have to keep in mind is you regularly have to attend your classes. You cannot even afford to miss a single day of your class. चलो कुछ genuine reason आ ही गया,
आप बीमार हो गए, कुछ फैमिली में इमरजेंसी आ गई, कुछ और दिक्कत आ गई, या से कुछ शादी वादी घर में थी रियल भाई बहन की, तो आपको कुछ लेक्चर्स अगर मिस करने ही पड़े, एकदम एक्सेप्शनल केसेस की मैं बात कर रही हूँ, हाँ बहुत एक्सेप्शनल केसेस, तब जो आप लोगों को बैकअप दिया जाने वाला है, वो बैकअप के द्वारा आपको उसी हफ्ते के अंदर वो लेक्चर्स देखने हैं। क्या हो जाता है मैं आपको बताती हूँ। व्हेन यू डोंट अटेंड अ पर्टिकुलर क्लास and the next sessions are related to those sessions, previous sessions, you start losing your confidence. और फिर जब बाकी सब बच्चों को आता है और आपको नहीं आता है ना, that's the time you feel that you are lost. देखो सबको ही नहीं आ रहा है तो कुछ टेंशन नहीं, ठीक है, सब एक ही नहीं है मैं, बट बाकी सब बच्चे रिवीजन में जवाब दे रहे हैं, वो क्लास में खड़े होकर जवाब दे पा रहे हैं, बट आप बोल भी नहीं पा रहे हो। That is the time you start feeling inferior. और फिर आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने लग जाता है। And once you start losing the self confidence, ना, even external motivation will not help you out. So that is why please be up to date. Whatever is being taught, you have to attend each and every class and attentively. हर क्लास को आपको अटेंटिवली अटेंड करना है। साथ साथ में क्लासेस के साथ साथ जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, वो होमवर्क आपको इज्जत से करना है, एकदम इज्जत से आपको होमवर्क करना है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू नॉट डू योर होमवर्क। होमवर्क क्यों दिया जाता है? देयर इज अ वेल थॉट गिवन टू इट। उससे क्या हो जाता है, क्लास में जो कुछ भी पढ़ा है उस चीज की रिविजन हो जाती है। भले ही क्लास में मेरे को 2 घंटे लगे होंगे, अरे मैं पढ़ाती कितना हूं, मैं आपको बोलती हूँ 3 सेक्शन से ज्यादा मैं पढ़ाने वाली हूँ एक दिन में। आपको पढ़ना कितना है? 3 सेक्शंस। भले ही मेरे को कंसेप्चुअली समझाने के लिए उन 3 सेक्शन के लिए 2 घंटे लगे होंगे, बट वंस यू कंसेप्चुअली नो अबाउट द सेक्शन, रीडिंग एंड लर्निंग विल नॉट टेक मोर देन 20 मिनट्स। और तीसरा पॉइंट जो डिफरेंशियल फैक्टर है, याद रखना आप, मुझे बाद में याद करोगे एग्जामिनेशन के बाद जब रिजल्ट आएगा, दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन अ स्टूडेंट हु हैज क्लियर्ड एंड नॉट क्लियर्ड द एग्जामिनेशन, एंड दिस इज BOH, योर ओन बुक ऑफ हाइलाइट्स, अपनी खुद की समरी नोट्स। ये चार्ट बुक तो है जो मैं वो दूंगी, बट आपकी खुद की जब आप समरी नोट्स बनाओगे, आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का हो जाएगा। जैसे अभी हमने सेक्शन 1 की समरी बनाई, देखा आपने, ये सेक्शन 1, इसको देख लिया ना, आपको समझ गया सेक्शन 1 में क्या दिया। सेक्शन 1 इसमें शॉर्ट टाइटल क्या है? द कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंड, बताओ, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट की कोई एक डेट नहीं है, फेज वाइज मैनर में वो कमेंस हुआ है। और एप्लीकेबिलिटी बताओ, दिस एक्ट अप्लाइज टू ईच एंड एवरी कंपनी, इट अप्लाइज टू इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग companies involved in the generation or the supply of electricity, those companies incorporated under special acts, and even applicable to body corporates if notified by the central government. ये देख लिया, मतलब पूरे सेक्शन का जिस्ट आ गया। ऐसी खुद की बुक ऑफ हाइलाइट्स, समरी नोट्स आपको अपने लिए बनानी है। और कैसे बनानी? कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ये हमारी हैंडराइटिंग की क्लास नहीं, हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट क्लास। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, लर्न करना है, टेक्स्ट बुक को बंद करना है और नोटबुक में लिखने की कोशिश करना है। बिलीव मी, अभी कुछ समय पहले फाउंडेशन का रिजल्ट आया, जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए ना, मेजॉरिटी बच्चे यही बोल रहे थे, मैम आपने जो कुछ भी सिखाया कॉन्सेप्चुअली हमको पता था, हमको सब कुछ याद भी था, बट हम एग्जामिनेशन में लिख ही नहीं पाए। इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप आपका नॉलेज प्रेजेंट नहीं कर पाते हो तो नॉलेज लेकर भी क्या फायदा हुआ? बताओ मुझे। फिर नॉलेज होना और ना होना सेम ही तो हुआ, फिर मेहनत ही क्यों की आपने? आपका नॉलेज प्रेजेंट करने की आप में कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जामिनर आपके ये 3 घंटों में लिखे हुए पेपर से ही जज करेगा कि आप होशियार हो या मट हो। मतलब यू शुड पास और यू शुड फेल। आई एम नॉट योर एग्जामिनर। मैं नहीं बोल पाऊंगी ये बच्चा कितना सिंसियर है, मेरे को पता है हर रोज होमवर्क किया, इज्जत से क्लास अटेंड करता था, कभी कुछ मस्ती नहीं कर पाई, ये तो पास होना चाहिए। क्या मैं उसकी एग्जामिनर हूं? नहीं, उसका एग्जामिनर उसको जज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दोज 3 hours व्हाट ही इज रिटन इन द पेपर। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट
what you have gained in these 3.5 months of law journey, you will not get your deserving marks. मैं डे 1 से आपको बोल रही हूँ, आज डे 3 है, फिर भी मैं आपको बोलूंगी, और मैं हर रोज बोलूंगी जब कभी भी मैं फील करूंगी, y'all are those kids who are really very intelligent. Don't doubt yourself. 25% वाले रिजल्ट में अगर आप क्लियर हुए हो, मीन्स यू हैव द कैपेसिटी. ये चीज फॉर श्योर है. आप कैपेबल हो या नहीं, इसके ऊपर तो सवाल ही नहीं है. ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है. इट्स ऑलरेडी प्रूवन बाय यू ओनली दैट यू आर केपेबल. बट नाउ हाउ यू आर यूजिंग योर केपेबिलिटीज इज द क्वेश्चन. जितनी चीजें सुधरने के लिए है इस क्लासरूम में, उससे कई गुना ज्यादा पुणे में बिगड़ने के लिए है. सच कह रही हूं मैं, दिल से बोल रही हूं जो भी कुछ मैं बोल रही हूं. तो यू देखो, क्लासरूम में मेरा कंट्रोल है, बट क्लासरूम में कितना कंट्रोल है यार, मेरा 2 घंटे का. बाकी 24 आवर्स आपके हाथों में है, मतलब 22 आवर्स आप क्या कर रहे हो उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है. तो आप अगर कहीं भटक जाते हो या भावनाओं में बह जाते हो, हर रोज प्रेस्टीज पॉइंट में नए चेहरे नजर आएंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी. एंड देन दैट कुड बी एन हर्डल टू यू. So you have to control yourself and you have to understand why you are here. हर एक बच्चे की अपनी जर्नी है और अपनी कहानी है. हर एक बच्चे का अपना पर्पस है कि वो यहां पे क्यों आया है. उस पर्पस को आप नहीं भूल सकते और उसको कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं चाहिए. हर एक बच्चा अलग बच्चा है. आप अपनी जर्नी दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते. हो सकता है वो जो दूसरा आपका दोस्त है वो बड़े बाप का बच्चा है, हो सकता है. आप नहीं हो वो कैटेगरी ऑफ चाइल्ड. यू कैन नॉट कंपेयर योर लाइफस्टाइल एंड हिज एक्सपेक्टेशन विथ योर लाइफस्टाइल एंड योर एक्सपेक्टेशन. उसकी जर्नी और उसकी कहानी टोटली अलग है. कुछ बच्चे फाइनेंशियल रीजंस की वजह से सीए करते हैं, तो आप इन चीजों को भूल नहीं सकते कि आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है. दूसरे कुछ बच्चों के कुछ दूसरे कारण होते हैं. कुछ बच्चों की खुद की ड्रीम थी सीए बनना, और अगर आप अपनी ड्रीम्स और जर्नी के लिए काम नहीं करोगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट एनीवन एल्स विल वर्क फॉर योर ड्रीम्स एंड योर जर्नी. खुद पे ट्रस्ट रखो, खुद पे विश्वास रखो. डाउट करने के लिए तो पूरी दुनिया है और शक करने के लिए भी सब लोग हैं. आप खुद पे ही शक करोगे तो लोग क्या करेंगे. हाँ या ना. स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ. बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू. अगर नहीं होता ना, आप में कैलिबर में कभी नहीं बोलती, या आपको सिर्फ बोलने के लिए बोलना होता, मैं डे 1 पे बोलती क्योंकि डे 1 था. आज डे 3 है. आज भी वही चीज मैं आपको बोल रही हूं बिकॉज आई नो, आई कैन सी इट इन योर आईज. आई नो यू ऑल हैव द केपेबिलिटी, बट नाउ इट हैज टू बी डायरेक्टेड इन द राइट डायरेक्शन. उसी एनर्जी को गलत जगह पे और गलत चीजों में या गलत इंसान में आप इन्वेस्ट करोगे, यू विल लूज इट ऑल. देन आपसे ज्यादा डम और कोई नहीं हो सकता. थोड़े महीने का कुछ सैक्रिफाइस रहेगा, 7-8 महीने की बात है. उसके बाद आफ्टर 3 years यू हैव सीए फाइनल. इस जर्नी को आपने पार कर लिया ना, बिलीव मी, नॉट चलो टेक्निकली नॉट, बट अदरवाइज यू ऑल हैव ऑलरेडी बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सिर्फ वो सर्टिफिकेट की जरूरत है. क्रिस्टलाइजेशन स्टेज हैपेंस एट दिस सीए इंटर स्टेज ओनली. सीए इंटर क्लियर कर दिया, आप सीए फाइनल पार करने वाले हो और वो आपको प्रीफिक्स मिलने वाला है. दैट इज माई गारंटी. द ओनली जर्नी दैट इज टफ इज दिस जर्नी. और क्या ये प्रेशर बैड है? आई वोंट से इट इज बैड. इन अ वे इट इज गुड. ये प्रेशर होना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रेशर नहीं होगा शायद आप अपना बेस्ट नहीं दोगे. ये प्रेशर के थ्रू आप जाओगे तभी आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, और यही आपको बहुत सारी चीजें सहन करने की कैपेसिटी देगा. क्योंकि सीए की लाइफ, आपको लग रहा है सीए क्लियर कर दिया सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है. एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट थिंग्स विल बी मोर डिफिकल्ट ऑल्सो. हर वक्त प्रेशर रहेगा, हर वक्त. पहले जुलाई की डेडलाइन, सितंबर की डेडलाइन, दिसंबर की डेडलाइन, मार्च की डेडलाइन, प्रेशर ही प्रेशर है.
आप समझ लो, जिंदगी भर आपको वो प्रेशर रहेगा, बट यू शुड हैव द कैपेसिटी टू डील विद दैट प्रेशर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. ये बुक्स में ना आपको सिर्फ नॉलेज दिया जाता है, ये प्रेशर को कैसे हैंडल करता है कोई बताता ही नहीं है. बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल के बच्चे जो है, इट्स नॉट अबाउट यू बट जनरली अबाउट किड्स. कोई भी चीज को वो समझ ही नहीं पाते और कोई भी चीज को वो पॉजिटिवली ले ही नहीं पाते. इतने जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतने जल्दी दुखी हो जाते हैं. कुछ नहीं हुआ तो नहीं, बस मेरी जिंदगी झंड है, कुछ नहीं है, मैं क्या करूंगा, मतलब मेरा होके भी कुछ मतलब नहीं है, मैंने किसी का कुछ अच्छा किया ही नहीं. सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं. यू ऑल कांट डील विद प्रेशर, दैट्स द थिंग. एंड दैट आई हैव सीन जनरली. इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये बैच के साथ मेरे कुछ थॉट्स ही अलग है. आई रियली वॉन्ट टू वॉक विथ यू थ्रू दिस जर्नी एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू बिलीव इन योर सेल्फ. और इस जर्नी में कभी भी किसी भी मेंटोर की जरूरत पड़े तो ऑफकोर्स बेझिझक आप मेरे पास आ सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो. कोई भी ऐसे नेगेटिव कंक्लूजन पे प्लीज जंप मत कर दो. ओके, यू ऑल हैव टू लर्न टू डील विद दिस प्रेशर. बहुत प्रेशर आने वाला है, क्लाइंट्स का, आपके कॉम्पिटिटर्स का, डेडलाइंस का. तो क्या हर बार आप अपने आप को डाउट करोगे? दिस इज नॉट द वे ऑफ योर लाइफ. ऐसे तो आप हर बार दुखी रहोगे. मतलब कुछ लोग होते ही है जो रोते ही रहते हैं. आजू बाजू आपने देखा भी होगा आपके दोस्तों में, मतलब वो कभी खुशी नहीं हो सकते. सब कुछ होता है फिर भी वो कुछ ना कुछ निकालेंगे. नहीं, ये चीज नहीं है ना, मेरी लाइफ ही बेकार है बस, ऐसा होता है. अरे डोंट बी दैट काइंड ऑफ kid. You all are really very fortunate enough. At least you all are getting to fulfill your dreams. कितने स्टूडेंट्स मैंने देखा है अपने आंखों के सामने that they are not even able to pursue this CA course because of many reasons. Maybe because उनकी फैमिली में गर्ल चाइल्ड को नहीं पढ़ाया जाता है, so they are not encouraging the girls in the family to study. कुछ बच्चों का फाइनेंशियल रीजंस की वजह से they are not able to study. कुछ बच्चों के कुछ और कारण है, यू नो, घर में कोई बड़ा नहीं है, माँ बाप की डेथ हो गई कोविड के रीजन. अभी कुछ बच्चे से बात हुई थी तो कोविड की वजह से मॉम एंड डैड दोनों की डेथ हो गई एंड ही वाज द एल्डेस्ट सन. सो नाउ ही कुडंट कंटिन्यू डूइंग दिस CA. ही हैड टू डू अ जॉब, सो ही लेफ्ट एट CA इंटर. सोचो, आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो, बहुत लकी हो आप कि एटलीस्ट आपको आपकी ड्रीम्स परस्यू करने का मौका मिल रहा है. बहुत सारे आपके पास बेनिफिट्स है एज कंपेयर टू दी अदर किड्स हु आर नॉट दैट प्रिविलेज्ड एज यू. आप लोगों को मौका मिल रहा है, वर्चुअल स्टूडेंट्स भी एंड फेस टू फेस आप लोगों को यहाँ पे आने का मौका मिला है. आप खुद वर्चुअल स्टूडेंट से बात करके देखो, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूना आना चाहते थे बट घर वालों ने अलाउ नहीं किया. एटलीस्ट यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स. सो टेक इट टू अ पॉजिटिव लेवल एंड गिव योर बेस्ट. I know you all can do it. Only stop self-doubting yourself. तो आप क्लियर हो जाओगे. सिर्फ ये 3 चीजें आप फॉलो करो, बिलीव मी. एक, आप क्लासेस रेगुलरली अटेंड करो. दूसरा, जो भी होमवर्क आपको क्लास में दिया जाता है वो होमवर्क आप करो. और जितना मैंने क्लास में पढ़ा है ना, उसकी आप बस बुक ऑफ हाईलाइट बनाइए. समरी नोट्स, अपनी खुद की पर्सनल समरी नोट्स आप बनाइए. ये समरी नोट्स से क्या हो जाएगा आपको पता है? आपका लर्निंग तो हो जाएगा, और ये जो मैं आपको बता रही थी ना, जो बच्चों को राइटिंग में दिक्कत आ रही थी, वो राइटिंग प्रैक्टिस भी आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे. तो वो प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं कि आता सब कुछ है, लर्न भी सब कुछ कर लिया बट अपनी नॉलेज को प्रेजेंट नहीं कर पाया. अब वो आप कैटेगरी के बच्चे नहीं रहोगे. स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर ओन बुक ऑफ हाईलाइट्स. आपकी खुद की नोटबुक है, जितना मैंने पढ़ा है बस उसको लर्न करो और अपने ओन वर्ड्स में समरी नोट्स बनाना चालू कर दो. ज्यादा कुछ नहीं, 3 सेक्शंस विल टेक ओनली 20 मिनट्स. 20 मिनट्स आपके जिंदगी के दिन के मैं आपसे मांग रही हूं. इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए. ये कर लिया, बिलीव मी, एग्जामिशन पक्का है लॉ में, पक्का एग्जामिशन मिलेगा. और अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हो. क्यों, मैं आपको बताती हूँ व्हाई दिस बुक ऑफ हाईलाइट्स इज सो इंपॉर्टेंट. ये जो 60 डेज आपका प्रेपरेटरी लीव रहेगा ना, बाकी के बच्चे लर्निंग करेंगे और आप रिविजन करोगे. This will be the difference between those kids who have cleared and who couldn't clear the examination. Last attempt में 5 to 6% passing result आया था of both the groups. 5 point something something, approximately 6%. Okay, आप अगर वो 6% बच्चों में से बनना चाहते हो, आपको वो 6% का काम करना भी पड़ेगा. सिर्फ बोलने से या सोचने से नहीं होता है, करना भी पड़ेगा हमें.
तो ये कब पॉसिबल होगा? ओनली बिकॉज ऑफ दिस लास्ट स्टेज एंड दैट इज बुक ऑफ हाईलाइट्स. क्योंकि वो 6 दिन जब लॉ के आएंगे ना, बिलीव मी आपके 3-3 दिन में 2 रिविजन्स हो जाएंगे और 6 दिन में वो बच्चा कंटेंट लर्न ही नहीं कर पाएगा. पॉसिबल ही नहीं है कि पूरा सब्जेक्ट वो लर्न कर पाएगा. दैट्स नॉट द टाइम ओनली टू लर्न, दैट्स द टाइम टू रिवाइज. And this can only happen if you have your own book of highlights. याद रखना आप ये मेरे शब्द, ऐसे टैटू करवा दो इधर. सच में मैं आपको बोल रही हूँ, ये आपको सच में रैंक दिलाएगा. इफ नॉट रैंक, एटलीस्ट एन एग्जामिनेशन इन माई सब्जेक्ट, उसकी तो मैं गारंटी दे सकती हूँ. क्योंकि रैंक ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ योर परफॉर्मेंस वॉज फॉर द अदर पेपर्स. But at least for this subject, you will get an exemption. And scoring an exemption is not difficult in law. 30 नंबर के उसने MCQ दे दिए. उससे ज़्यादा और क्या मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंटर लेवल पे, जो फाउंडेशन में इंस्टीट्यूट ने हमें नहीं दिया. कितना हम्बल हो के इंस्टीट्यूट ने हमको इंटर में दे दिया. 30 नंबर का MCQ विदाउट नेगेटिव मार्किंग. और क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? तो यू हैव टू रियली प्लान इट, देन यू विल बी एबल टू अचीव इट. प्लान करना जरूरी है. अगर इफ यू स्टार्ट वॉकिंग एमलेसली, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. यू रियली हैव टू प्लान इट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ कंपनीज पे हम लोग हमारा सेशन बढ़ाते हैं आगे. और यही जो टाइप्स ऑफ कंपनीज है, थोड़ा बहुत आपने किया है फाउंडेशन पे, अब नेक्स्ट लेवल का करने वाले हैं इंटर पे. टाइप्स of companies. स्टाइलिस किधर रखा मैंने, कुछ आइडिया है? हाँ ये रहा. अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. ओके, फर्स्टली on the basis of membership. On the basis of membership, companies are divided into 2 types. OPC is actually a type of a private company only, तो मैं उसी के अंडर आपको पढ़ाऊंगी. But on the basis of membership, companies are divided into 2 types. Private company and a public company. Private company and a public company. जब हम पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं, वर्चुअल स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दीजिए. महक आ जाइए यहां पे. ओके, पब्लिक कंपनी की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो पब्लिक कंपनी में लिखा गया है, अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. विच इज नॉट अ. तो पब्लिक कंपनी क्या है, ये जानने के लिए पहले जानना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी क्या है. तो जब हम प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं, लॉ मेकर्स कहते हैं प्राइवेट कंपनी में 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज होते हैं. ओके, प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68 एंड पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 71. प्राइवेट कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी, उसमें बताया गया है हर वो कोई कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें होते हैं 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज. LRP. L, ये आपको सब पता है तो जवाब दो मुझे. हाँ, L कहता है इट लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200. प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते. वर्चुअल स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग भी चैट बॉक्स में मैसेज लिखिए. प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते. बट ये 200 भी जो है उसमें हम लोग जॉइंट होल्डर्स को काउंट करेंगे एज 1. तो अगर स्वप्निल सर ने और मैंने जॉइंटली इन्फोसिस के 500 शेयर्स खरीदे हैं, हमको 2 मेंबर माना जाएगा या 1?
joint holders will be considered as one. साथ साथ में employee members and ex-employee members will not be counted. तो employee members, आप ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो और इसी एम्प्लॉय के नाते हमने आपको शेयर्स दिए हैं, लाइक ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. तो हमारा ऑब्जेक्टिव आपको शेयर्स इशू करने के पीछे कुछ और है, एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट काउंटिंग यू इन दिस नंबर ऑफ 200. सिमिलरली जब आपको शेयर्स हमने दिए थे ना, तब आप ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय थे. आज आपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है, तो इसको कहते हैं एक्स एम्प्लॉय. एक्स, ये शब्द से आप बहुत फेमिलियर हो. ओके, मतलब आज वो आपकी लाइफ में नहीं है. मेंबर की बात कर रही हूं मैं, ठीक. एक्स एम्प्लॉय मतलब ही इज नॉट योर एम्प्लॉय, बट ही कंटिन्यूज टू बी द मेंबर. उसने आपके कंपनी के शेयर्स को बेचा नहीं है, बट शेयर्स तो उसको उसी स्कीम के द्वारा अलॉट किए गए थे, हाँ या ना. इसलिए आज भी आप उसको मेंबर की तरह काउंट नहीं करोगे. ये ऑलरेडी हमने फाउंडेशन में पढ़ा है, इसलिए स्पीड ऐसी है. जो नए प्रोविजंस हो गए उसमें ऑटोमेटिकली आई विल रिड्यूस द स्पीड. ओके, और इन प्रोविजंस के लिए मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप जवाब दो, क्योंकि आप लोग क्लियर हुए हो फाउंडेशन, तो मतलब अज्यूम्ड है कि पता है आपको, ठीक है ना. नहीं बोलना आप लोगों ने. तो देखो, प्राइवेट कंपनी में कितने ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स हो सकते हैं, और मिनिमम कितने होते हैं, और मैक्सिमम, बट 200 में जॉइंट होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज वन, और एम्प्लॉय मेंबर्स, एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स आर नॉट काउंटेड. R is for restriction on the transferability of share. मैंने restriction लिखा है या prohibition लिखा है? प्राइवेट कंपनी में भी शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं. सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड. सचिन बंसल ने तो अपने सारे के सारे शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, और बिन्नी बंसल ने भी ऑलमोस्ट ऑल शेयर्स ट्रांसफर कर दिए. बहुत मार्जिनल परसेंट, 2.4% वो आज होल्ड कर रहे हैं. मतलब क्या प्राइवेट कंपनी में भी शेयर्स ट्रांसफरेबल है, बट नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल. देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन. तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जिनको कंप्लाई करने के बाद आप अपने शेयर्स को बेच पाओगे, हाँ या ना. एंड पी इज फॉर प्रोहिबिशन ऑन मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक. तो प्रोहिबिशन मतलब बैन. यू आर फॉरबिडिंग टू गो टू द पब्लिक. प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं कर सकती है. जो गुरुकांत देसाई ने कल किया था ना, वो प्राइवेट कंपनीज नहीं कर सकते. प्राइवेट कंपनी को अगर शेयर्स या डिबेंचर्स इशू भी करने, इट हैज टू बी डन थ्रू अ प्राइवेट प्लेसमेंट. इट कैन नॉट गो फॉर अ जनरल ऑफर. पब्लिक ऑफर, पब्लिक इशू प्राइवेट कंपनीज नहीं कर सकती है. प्रोहिबिटेड है, बैंड है, फॉरबिडन है टू डू दिस स्टफ. Such companies are known as private companies. Such companies are known as private companies. तो ऐसी कंपनी जिसमें 3 रिस्ट्रिक्शंस है. कौन से? LRP. L is for limitation on the number of members. R is for restriction on the transferability of and P is for prohibition on making an ये कंपनी के बाद एनीवन हु इज फ्रॉम नागपुर? नागपुर, ओके, नागपुर से ये 2 बच्चे हैं. नागपुर में हाँ एक बहुत फेमस चेन है मिठाई और नमकीन के लिए, हल्दीराम. क्या किसी ने नाम सुना है? हल्दीराम is incorporated as a company, and this company Haldiram, which is a food chain, is a type of a private company. बहुत बच्चों को लगता है हल्दीराम पब्लिक कंपनी है. Haldiram is a private company. Okay, so basically this company cannot go for a public issue of shares. अगर ये कंपनी को फंड्स रेज करने भी है, इट कैन ओनली रेज इट प्राइवेटली. आपने कभी हल्दीराम का आईपीओ आया है ऐसा सुना है?
आपके और मेरे जैसे लोग जो है वो हल्दीराम में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे. मतलब शेयर्स का ट्रांसफरेबिलिटी फ्री नहीं है. जब मन किया शेयर्स खरीद लिया, जब मन किया शेयर्स बेच दिया, ऐसा हल्दीराम के लिए पॉसिबल नहीं है. और पब्लिक इशू तो पॉसिबल ही नहीं है. इट्स प्रोहिबिटेड टू कम अप विथ अ public issue. Such company, okay, Haldiram Limited is basically into the manufacture of sweets and namkeens. Okay, it's a Nagpur based company, and this company is a classic example of a private company. Yes or no, guys? Another classic example of a private company is Flipkart. फ्लिपकार्ट के बारे में एक छोटा सा वीडियो है, वो देख लो, एंड देन वी विल गो टू पब्लिक कंपनी. सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल. आज की कहानी है देश के दो युवा सफल बिजनेसमैन की, जिसने भारत के आज की कहानी है देश के दो युवा सफल बिजनेसमैन की, जिसने भारत के रिटेल व्यापार को इंटरनेट के माध्यम से एक नया प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हुए 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर ली. देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान से पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों दोस्तों ने सबसे पहले दूसरी कंपनी में काम करते हुए तजुर्बे हासिल किए और फिर उन्हीं तजुर्बों का इस्तेमाल कर महज 4 लाख रुपए की खुद की सेविंग से अपने कारोबार का शुभारंभ किया और आज दोनों भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हैं. मामूली रकम से शुरुआत कर भारत के स्टार्टअप जगत की सबसे सफल कहानी लिखने वाले इन दोस्तों की सफलता पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत रहेगी. हम बात कर रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल की सफलता के बारे में. पंजाब के चंडीगढ़ में पले बड़े सचिन और बिन्नी ने स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. उसके बाद सचिन ने टेक स्पेन नाम की आईटी कंपनी से अपने करियर की शुरुआत की. कुछ महीनों तक यहाँ काम करने के बाद सचिन दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर ली और फिर उसके बाद सचिन ने अपने बचपन के मित्र बिन्नी को भी वहां काम करने का सुझाव दिया. करीबन 6 महीने तक काम करने के बाद दोनों ने खुद का कारोबार शुरू करने की इच्छा से नौकरी छोड़ने का निश्चय किया. शुरुआत में उन्होंने एक ऑनलाइन सर्च इंजन शुरू करने के बारे में सोचा, लेकिन महसूस किया कि भारत में ई कॉमर्स के लिए मौजूदा बाजार में काफी संभावनाएं हैं. जिसके बाद फिर दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट के कॉन्सेप्ट पर काम शुरू किया और साल 2007 में 4 लाख रुपए की मामूली रकम से दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट की नींव रखी. शुरुआती समय में कम बजट की वजह से उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन किताबें बेचने का निश्चय किया और बेंगलोर में एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लेकर उन्होंने वहीं से सब कुछ मैनेज किया. इतना ही नहीं, उस समय दोनों खुद ही किताबों की डिलीवरी करने लोगों के घर जाते थे. 2 साल तक बिना रुके काम करने के बाद फ्लिपकार्ट इन्वेस्टर्स को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रही और साल 2009 में एसेल इंडिया ने फ्लिपकार्ट में $1 मिलियन का निवेश किया और फिर साल 2010 में टाइगर ग्लोबल ने $10 मिलियन का बड़ा निवेश करते हुए इसे एक नई दिशा प्रदान की. उसके बाद 2011 के शुरुआत में टाइगर ग्लोबल द्वारा और $20 मिलियन के निवेश ने फ्लिपकार्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई. इतना ही नहीं, Myntra.com, Jabang.com और पेमेंट स्टार्टअप फोनपे पर भी फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण है. फ्लिपकार्ट अपने कारोबार में तेजी लाने के लिए तरह तरह के लुभावने ऑफर्स को ग्राहकों के सामने पेश करता रहा है. इसी कड़ी में उसने बिग बिलियन डे नाम से साल 2014 में एक सेल शुरू किया जो कि बुरी तरह फ्लॉप रहा, लेकिन बंसल भाइयों ने हार नहीं मानी और उसी सेल को अगले साल शुरू कर रिकॉर्ड तोड़ सेल किए. आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्लिपकार्ट पर 1400 करोड़ की सेल एक दिन में हुई है, जबकि देश में बाकी रिटेल सेल ही 1070 करोड़ रुपए है. साल 2017 में फ्लिपकार्ट अपने 5 दिन के सेल में 5000 करोड़ रुपए का कारोबार किया. फ्लिपकार्ट की सफलता और भारत में बढ़ती आर्थिक तेजी को देखते हुए कई बड़ी कंपनियों ने फ्लिपकार्ट को खरीदने की कोशिश शुरू कर दी. काफी रस्साकसी के बाद अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने करीब $1600 करोड़ यानी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देकर फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी खरीदी और दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स डील को अंजाम दिया. सचिन और बिन्नी ने आज से 10 साल पहले एक छोटा सा सपना देखा था. उस वक्त उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन दोनों भारत के दिग्गज कारोबारी की सूची में शामिल होंगे. इन दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट को एक नई ऊंचाई पर बिठा असंभव को भी संभव कर दिखाया और अपना कारोबार शुरू करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अनूठी मिसाल पेश की. Great. So this Flipkart is a kind of a private company.
आप और मैं क्या इनके शेयर्स खरीद पाएंगे? नहीं। इनका क्या कभी पब्लिक इशू आ सकता है? नहीं। आना भी है तो पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अ पब्लिक कंपनी। अब देखो लॉ मेकर क्या कहता है, जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। मतलब पब्लिक कंपनी में इज देयर एनी लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स? नो, नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी अनलिमिटेड। पब्लिक कंपनी में शेयर्स में क्या फ्री ट्रांसफरेबिलिटी है, और पब्लिक कंपनी में कोई प्रोहिबिशन नहीं है ऑन मेकिंग अ पब्लिक इशू। तो आपके और मेरे जैसे लोग जो है क्या पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जब चाहे क्या शेयर्स खरीद सकते हैं? जब चाहे क्या शेयर्स बेच सकते हैं? कैन यू ऑल गिव मी सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक कंपनीज? ओके, जैसे इस बच्चे ने कहा, वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पब्लिक कंपनी कुड बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इट इज अ काइंड ऑफ अ अलॉन्ग विद दैट क्या कभी आपने टाटा मोटर्स के बारे में सुना है? अरे हाँ है ना, टाटा मोटर्स इज ऑल्सो अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ पब्लिक कंपनी, हाँ है ना। फिर टीसीएस है, इंफोसिस है, ऐसे करके अनगिनत कंपनीज है जिनको हम कहते हैं, कैटेगराइज करते हैं एज अ पब्लिक कंपनी। ये वो कंपनीज होती है जो कंपनीज प्राइवेट नहीं है। ऐसा क्या मैं कह रही हूं? नहीं, ऐसा लॉ मेकर कहते हैं। मतलब एलआरपी इन कंपनीज में नहीं है। देर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। मतलब उनके शेयर्स है फ्रीली ट्रांसफरेबल, और ये कंपनी में कोई प्रोहिबिशन नहीं है इन गोइंग टू द पब्लिक। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर से आप मिलना चाहोगे? चलो, so ladies and gentlemen, please put your hands together for none other than one of the owners of Reliance Industries Limited. जोरदार तालियां से स्वागत कीजिए। नाम तो सुना ही होगा। Check. Hey, hello guys, hello everyone. So ma'am, thank you for inviting me on your show. And being the owner of Reliance Industries Limited, I feel privileged to be the part of the show. I know, ऐसे कंपनी को फॉर्मेशन करना is not easy. रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को बनाने में हमें बहुत समय लगा. We took all the measures to create such kind of big empire. We took all the necessary measures ताकि रिलायंस इस ऊंचाई पर पहुंचे जिसका मार्केट कैप इस समय 17 लाख करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी, हमने इतनी बड़ी कंपनी बनाई है. ये इंडिया की बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए. आप सभी ने जो रिलायंस को इतना प्यार दिया है. मैम ये हंस क्यों रहे? मतलब मैं ओनर हूं यार, इज्जत करो हमारी. नहीं, ये सरकास्टिक मैनर में हंस रहे. अच्छा सर ओनर है, अग्रीड, बट सर क्या मैनेजर है? क्या ओनरशिप और मैनेजमेंट में डिफरेंस होता है? नहीं, मतलब इनको तो पहले संकोच लग रहा है कि मैं ओनर हूं. आप ही बता दीजिए फिर. ओनर है भाई, क्या मुझे प्रूव करना पड़ेगा मैं ओनर हूं? ऑफ कोर्स यस. अरे मेरे स्टूडेंट है, लॉ के स्टूडेंट्स है, प्रूफ तो करना ही पड़ेगा. सच में मैं ओनर हूं? ये से शक भरी निगाहों से क्यों देख रहे हैं? यू थिंक मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ. पर ऐसा सच भी नहीं बोल रहे हो. झूठ नहीं बोल रहे पर सच भी नहीं. आप ओनर कैसे है? ओनर तो मुकेश भाई है. भाई साहब आप नहीं जानते. इधर मैम एक मिनट आपका लैपटॉप यूज करेंगे. रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में जो शेयर होल्डर है ना, ये है मुकेश जी, मुकेश अंबानी का स्टेक इन रील. अगर मैं यहां पे आपके सामने ये बात करेंगे तो लगभग 48% ये मुकेश जी का है, बाकी हमारा है. वापस हंस रहे हैं अंकिता जी. आप अपने स्टूडेंट है, आपके स्टूडेंट इसलिए हम कुछ बोल रहे नहीं, हमारी भी इज्जत है. हमें 4 लोगों में बेइज्जत किया जा रहा है, आप हंसे जा रहे हैं.
हमारी कोई रिस्पेक्ट है 4 लोगों में? हम कह रहे हैं हम ओनर है, आप बोल रहे ओनर नहीं है। अभी भी इनको सच में बता दें हम ओनर है। आज एक काम करते हैं मैम, इनको बता ही देते हैं आई एम द ओनर, एंड यू नो मेरे जैसे कई और लोग भी ओनर्स है इस कंपनी के, और आपको यकीन नहीं आता इसलिए आपको कुछ दिखाना पड़ेगा मुझे। रुकिए, आज अगर आप इजाजत देंगे तो हम अपना पोर्टफोलियो दिखा दें। जी जी, आज खुद को मत रोकिए सर। जी, नादान बच्चे हैं, ये छोटी सी बालिका यहाँ पे बैठी है, क्या परिणाम होगा इनकी जिंदगी में। क्षमा चाहते बेटा, अपनी भावनाओं को ठेस पहुंचा होगा आपके। नाबालिग बच्चे हैं। सुनेंगे दोस्तों, अभी हम बताएंगे आपसे, दिस इज द पोर्टफोलियो ऑफ, ये हमारा पोर्टफोलियो आपके सामने बता रहे हैं, एंड मैं आपको इस पोर्टफोलियो द्वारा ये समझाना चाहता हूँ कि करंटली हम लोग कौन से इस सबसे पहले हम जाएंगे उस कंपनी की ओर जिसका आपको है बेसब्री से इंतजार। ये रिलायंस, ये हमारा पोर्टफोलियो है। इसमें रिलायंस के से और भी एसबीआई और इस सबको बहुत कुछ दिख रहा होगा, राइट? टाटा के भी हम ओनर है। अरे इनको मजाक लगती है। नहीं, आप आपका ये हंसी बंद करेंगे तो हम बताएंगे। नहीं, बहुत हो गया, हमारी जम जा रही है। मत रोको मुझे, नहीं मत रोको बस। नहीं छोड़ो मुझे प्लीज। नहीं, मैं जा रहा हूं अभी, मत रोको। नहीं, हमारी भी कोई इज्जत है। देखो कैसे है, हम बता रहे हैं हम ओनर है। ये टाटा के ओनर है हम। बच्चे खुश हो रहे हैं। एग्जैक्टली बेटा तू बहुत आगे जाएगा। एक तू है जो समझ पा रहा मेरी ओनरशिप। जो टेस्ट में नंबर 1 आएगा हम उसको रिलायंस का एक शेयर दे देंगे। बेस्ट है, बेस्ट है। एक से क्या मिलेगा भाई? 2600 रुपए का शेयर है, क्या चाहिए तुझे? 2600 का एक शेयर है है। कि तू? नहीं रुको अभी, ये हमारे पहले तो हमें बेइज्जत किया, अब हमारे शेयर्स को भी। एक से क्या होगा मतलब, क्या पूरा दे दे? अरे मेहनत से 2 वक्त की रोजी रोटी कमाता है इंसान, तुम उसमें सब ले लो हमारे से। करंट शेयर प्राइस 2600 रुपए के शेयर का तो बोलते, कौन बोला एक शेयर में क्या होगा भाई? यही है वो इंसान, क्या यही है वो इंसान। जिंदगी में 2600 रुपए का शेयर तुझे उससे खुशी नहीं मिल रही है? वो चिंटी को चाहिए, बात तू कर रहा है। 2600 रुपए का देंगे भाई, कितना और चाहिए जिंदगी में? एक दे देंगे, एक आधा इसको भी दे दो यार, वो लड़की के साथ में। देखिएगा, ये आपके सामने इस समय रिलायंस कंपनी के शेयर्स आपके बीच में दोस्तों इस समय हमारे होल्डिंग है, वहां पे आप देख सकते हैं। ये रिलायंस के शेयर से 25,352 शेयर्स हमने रिलायंस के लिए, अब 51 हो गए बिकॉज एक तो इनको दे दिया। इस समय आपके सामने स्क्रीन पे आप दिख रहा होगा लगभग, जिसका मैथ्स अच्छा पढ़ लो इसको, आप लोग हम आए तब से आपने हमें जो बेइज्जत किया है। हम कह रहे हैं हम ओनर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के। देखो साहब, ये जो पूरी कंपनी ना 100% लोगों की है, उसमें से 48 मोटा बाइक है, बाकी 51% मेरे जैसे कहीं अनेक लोगों के हैं, उसमें से 25,000 मेरे हैं। तो मैं ओनर नहीं तो क्या हुआ? नहीं मैं ओनर हूं क्या नहीं हूं? आप बोलो, अपने सुन बोलो। अरे मैं शेयर होल्डर नहीं हूं, मैं ओनर हूं। यस। नहीं, गर्व से कहो हम ओनर है, बिकॉज ही शेयर होल्डर्स आर नथिंग बट द ओनर्स। बट ये बात और है, हम ओनर्स है, हमारे पास टाइम नहीं, हम एसपीसी को संभालते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को संभालने के लिए हमने कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है। मैडम मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाके कंपनी को यूज करूं यार वहां पे, आप समझ रहे हो? इसलिए हमने कुछ रिलायंस के लोग, हमने रिलायंस में कुछ लोगों को बोला है कि तुम संभालिए, बिकॉज मैं डे टू डे ऑपरेशंस में आई कैन नॉट गेट इन्वॉल्व, ऑल्दो आई एम 6 करोड़ का इन्वेस्टर देयर, आई डोंट हैव इनफ टाइम टू गो देयर। बॉम्बे भी जाके इतना सारा काम करने का मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैंने आपके लिए या इट्स रियली ओके आपके सामने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर आए। ये रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके सामने दोस्तों, ये चेक इट आउट गाइस। ये रही रिलायंस इंडस्ट्री की वेबसाइट आपके सामने है, और आपको ये पूरे लोग जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को, इनको सबको मैंने चुना है भैया। 4 दिन बाद हमारी एजीएम और होने वाली है, वो बात है, और मैं जाता नहीं वहां पे।
पर एजीएम में हमें न्योता मिलता है मेरे शेयर होल्डिंग के मेरे ईमेल पे, मैम मुझे एक सेक्शन नंबर 101 के हिसाब से मुझे नोटिस मिलती है। नहीं आप बच्चों को बोलो नोटिस मिलती कि नहीं मिलती। ये जो एजीएम की नोटिस होती है ये मिलती है टू ईच एंड एवरी मेंबर। ओके, ये हम लोग लर्न करने वाले हैं, अभी तक वहां पे आई नहीं है। और यही जो मेंबर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं who look after the- इनको हमने अपॉइंट किया। हाँ, हमने हर साल की एजीएम होती है, हमसे पूछा जाता है डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं। अभी आप देख लीजिए ये जो नीता जी हमने अपॉइंट किए, ये हितल मेसवानी, निखिल मेसवानी, ये सब ऑल द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द शेयरहोल्डर्स एंड आई एम वन ऑफ द शेयरहोल्डर्स बिकॉज हमारा नाम लिखा उनके शेयरहोल्डर की लिस्ट में। मैं यानी कि मेरे जैसे, क्योंकि उनके नंबर ऑफ शेयरहोल्डर्स बहुत ज्यादा है। आई एम द ओनर, आई एम द पार्ट ओनर। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल लाइक मी हु आर बिकमिंग द ओनर ऑफ रिलायंस। उसमें मोटा भाई का स्टेक सबसे ज्यादा है बिकॉज ही वाज द फाउंडर, लाइक इनके पापा फाउंडर थे। तो ही हैज केप्ट 48% फॉर देम एंड देन रेस्ट 15% इज गिवन टू पब्लिक लाइक अस। तो इस समय वैसे बात तो देखो, अब सर ये जो पोर्टफोलियो आपका ये काय पे से है, ये भी अच्छा सवाल है सर। आप हो सकता है आप किसका भी पोर्टफोलियो बता रहे होंगे। ये देखो यहाँ पे स्वप्निल पाटनी क्लासेस लिखा हुआ है, ये हमारा पोर्टफोलियो है और पोर्टफोलियो ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही आप देख सकते हैं। ये जो पोर्टफोलियो जो हमारा है, ये हम जो मैम एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रही है जिसका नाम है पब्लिक कंपनी। ये सारी की सारी पब्लिक कंपनी के हमने शेयर्स लिए हुए। आपने आंकड़ा देखा होगा, ये आंकड़ा जो है एक कंपनी ने लगाया, उसमें से हमारा मेजर स्टेक जो है वो काफी हमने 6 करोड़ के आसपास रिलायंस पे लगाया हुआ है बिकॉज हम उस बंदे पे बहुत भरोसा करते हैं और हमें लगता है वो हमें बहुत आगे ले जाए, वो खुद जाएगा हमें भी ले जाएगा। हमने जब लिए थे वो रेट थे 2000 के आसपास के, नाउ इट इज 2600, राइट। तो हमने काफी पैसा उसमें कमाया हुआ है। जैसे कि ये सारी कंपनी जो मैम जिसके बारे में अशोक लेलैंड आप जानते हो, टायर का कंपनी है, ये अशोक लेलैंड जो है आप जानते हैं कि इसके ऑटोमोबाइल का कंपनी है, ट्रक से इसकी आप जानते हैं। ये सब जो है दोस्तों, एशियन पेंट है, औरोबिंदो है, एक्सिस, बजाज, ये सारी की सारी जो कंपनी ब्रिटानिया है, इन सबके हम ओनर है। ओनर यानी कि एक भी अगर मेरे पास शेयर होता ना, एक भी, तो आई बिकम द ओनर, बट आई एम द पार्ट ओनर। गेटिंग मी? द वे मैम सेड, मैम आप कुछ बोल रहे थे मैनेजमेंट ओनर्स के बारे में। आई एम व्हाट? एक काम करते ना, बच्चों को ही पूछ लेती हूँ, सर क्या है, ओनर है या मैनेजर है? एंड इज ओनरशिप सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट? मैनेज कौन कर रहा है? यस, कहां पे गया? हाँ, ये वो डायरेक्टर्स है जो इस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। तो डे टू डे अफेयर्स में कौन इन्वॉल्व है, मुकेश जी या स्वप्निल सर? आई एम नॉट इन्वॉल्व। डे टू डे मैनेजमेंट मेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनका जो हेड ऑफिस है वो बॉम्बे में है, वहां पे नरीमन पॉइंट पे इनका ऑफिस है। और आपकी कसम मैं आज तक वहां पे एक बार भी नहीं गया क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। और हमारे जैसे बहुत सारे शेयरहोल्डर शेयर्स तो लेके रख जाते थे, बिकम द ओनर। क्या फर्क पड़ता, कौन जाएगा इतनी सारी कंपनी में? अगर हर मुझे इनके एजीएम अटेंड करना, एक काम करो, एसपी से तुम चला लो, मैं अपना धंधा संभालूंगा, इनके एजीएम करूंगा। ये सारी कंपनी का कौन एजीएम अटेंड करेगा भाई? हमें देखो, हीरो मोंडा का है, आईसीआईसीआई बैंक का है, ये सब, ये देखो ये कौन से है, आप देख सकते हो इन्फोसिस के। ये हमारे पास इन्फोसिस पे भी हमारे नारायण मूर्ति पर काफी यकीन है, तो हमने नारायण मूर्ति को भी, उनके लिए भी हमने काफी शेयर्स खरीदे थे, लगभग 1.5 करोड़ के ऊपर का शेयर्स है। ये इसलिए जानना जरूरी है, आज हमें इसके लिए बुलाया गया। मैम ने, ये मैम का पूरा कॉन्सेप्ट था, आइडिया था कि आप इस तरह से एंट्री करेंगे ऑल दैट। बट द कॉन्सेप्ट, यू नो व्हाट, द पॉइंट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग प्रैक्टिकली। इसका मजा अलग है। अब जीवन में आपको कभी भूलोगे नहीं यहाँ पे, बिकॉज इट विल बी रजिस्टर्ड इन माइंड। यार अच्छा, ओनर अलग था, ये आया था, ये हौला आदमी आया था स्टेज पे, और ये लोग मैनेजमेंट में है, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से, ये मेसवानी सब जो दिख रहे हैं, ये इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है। देन टू द मैनेजमेंट, आई मीन टू द ओनरशिप, एवरीबॉडी, हे गाइस कम ऑन। और आई थिंक ये सारी जो चीजें जब आप देखते हो ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये दिमाग में रजिस्टर हो जाता है। हे गाइस कम ऑन, हैव यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक कंपनी? एक सवाल में हमने, अगर आप इजाजत पूछे, रिलायंस जैसे कंपनीज ने, एशियन पेंट जैसे कंपनी ने, इन्फोसिस ने, टीसीएस ने, इन सब ने मिला के, बजाज ने, आखिर पब्लिक कंपनी बनाए क्यों है? नहीं, व्हाई दे हैव टू मेक पब्लिक कंपनी? काम करो ना यार, अपना प्राइवेट कंपनी रहने दो, क्या दिक्कत है? मेरा सवाल आप सभी से, इन लोगों ने प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर पब्लिक का रास्ता क्यों चुना?
मैम सुनाई नहीं दिया मुझे, क्या बोलना चाहते हैं ये लोग, क्या बोलना चाहते हैं? फंड्स रेज करने के लिए। और सबसे पहली बात, प्राइवेट लिमिटेड का मैक्सिमम शेयर होल्डरशिप कितना है मैम? आप बोलो। They know the answer. 200। और यहां पे रिलायंस में 200 नहीं, मेरे जैसे कहीं हजारों में लोग होंगे। अगर इतने सारे जनता से पैसे आपको समेटना है तो प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट द ऑप्शन, यू हैव टू गो फॉर। इसीलिए पब्लिक लिमिटेड को लाया जाता है ताकि हम आम जनताओं से पैसे ले सके। आपने मैम इनको डीमार्ट के बारे में बता दिया होगा, एक मिनट से मुझे बता दीजिए, डीमार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मैम बोल सकते हो? डीमार्ट के बारे में दोस्तों बात करते हैं। हमारे डीमार्ट यानी कि दमानी इंडिया में 4th रिचेस्ट पर्सन है। दमानी, राधा किशन दमानी। आपको पता नहीं होगा दोस्तों, राधा किशन दमानी जो डीमार्ट जो नाम लाया था वो वॉलमार्ट से कॉपी करके लाया था। एक बार जो राधा किशन दमानी यूएसए में घूमते घूमते फिरते फिरते वहां गए, उनको वॉलमार्ट दिखा। वॉल एक सरनेम है, मार्ट एक नाम है, दुकानों का नाम मार्ट होता है, और वॉल तो सरनेम था। उन्होंने बोला यार, उन्होंने वॉलमार्ट के एक काम करता हूं मैं इंडिया में आके, मेरा सरनेम क्या है, दमानी है, तो मैं डी मार्ट कर देता हूं। तो उन्होंने पूरा वॉलमार्ट को कॉपी पेस्ट किया इधर इंडिया में आके। फिर उन्होंने 10, 20, 30 खुद के दम पे खुद के पैसों से लॉन्च किया। पर उनको समझा यार मेरा डीमार्ट बहुत चल रहा है, लोगों को, कितने लोगों ने डीमार्ट से शॉपिंग की आज तक? देखो मैडम, ये डीमार्ट का पब्लिसिटी है दोस्तों। ये बहुत बड़ा ब्रांड कैसे हुआ? पहले 30 शोरूम्स थे, 30 जगह पे थे। उनको समझ में आया 30 का 300 करने। अभी हाल ही में अमरनाथ में 300वां यानी 300वां को कैसे बोलेंगे? 300वां, 300 होने के बाद 299 के बाद 300वां अमरनाथ में इंट्रोड्यूस हुआ। 30 से लेके 300 का सफर भाई और बहनों खुद के पैसों से नहीं होगा, यू नीड पैसा फ्रॉम पब्लिक। इसलिए दमानी ने, दमानी आप जानते कौन है? ये कौन है? अरे आपको ये पता नहीं होगा, दमानी जो थे ना उनकी दोस्ती थी, किससे मालूम है? ये खास दोस्त है, दमानी एंड राकेश झुंझुनवाला, ये दोनों एकदम खास फ्रेंड है। ये देखो, ये दोस्ती यारी थी इनकी दोनों की। देखो पहला पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ये तो अभी चले गए। और राधा किशन दमानी आप जानते हैं ये है, ये दोनों खास दोस्त है भाई, ये दोनों एक मस्त खास दोस्त है। पर राकेश झुंझुनवाला ने लोगों के धंधे में पैसे लगाया, इसने अपना खुद का धंधा बनाया। राकेश झुंझुनवाला का मार्केट जो था नेटवर्थ 46,000 करोड़, पर इसका मार्केट जो है मार्केट कैप, 1 मिनट का टाइम है मेरे पास, ओके। राधा किशन दमानी, राधा नहीं, एक काम करते हैं, डीमार्ट देखते हैं, डीमार्ट का मार्केट कैप देखते हैं। देखो कितनी बड़ी कंपनी बना देते लोग। अभी 2.82 ट्रिलियन है INR में, आप देखेंगे इसका मार्केट क्या पे लगा, लगभग 3 लाख करोड़ की कंपनी है। और पता है 3 लाख करोड़ में अगर मैं देखता हूं राधा किशन दमानी का स्टेक इन डीमार्ट, कितने लाख करोड़ की कंपनी बनाई इन डीमार्ट? ये 65, क्या एलसीबी लगा सकते हैं? 3 लाख करोड़ का 65% कितना होता है? लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास, जिसका मैथ अच्छा बराबर बोल रहा हूं मैं। 3 लाख करोड़ का 65% यानी 2 लाख करोड़। इसलिए राधा किशन दमानी इंडिया के 4थे रिचेस्ट पर्सन बने। और जो हमारे राकेश झुंझुनवाला पहले टॉप 20 में भी नहीं आते, बिकॉज राधा किशन दमानी की जो नेटवर्थ है 2 लाख करोड़। कैसे बनाया पैसा? पब्लिक कंपनी बना के बनाया पैसा। उन्होंने क्या करा, पब्लिक से पैसा ले लिया, फिर एक डीमार्ट इतने डीमार्ट खोल दिए, और सोचो नाम बहुत बढ़ गया। सर उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड में काम किया। अरे प्राइवेट लिमिटेड में कितना पैसा जमा करेंगे, पैसा आएगा कहां से? इसलिए उन्होंने क्या लाया, सोचा लेट्स गो फॉर पब्लिक, लेट्स कलेक्ट फंड्स फ्रॉम व्हाट एवरीबॉडी। लाइक मेरे पास भी डीमार्ट का शेयर है, तो आप जैसे लोग भी डीमार्ट का पैसा ले, डीमार्ट के लिए, तो हम जैसे लोगों ने डीमार्ट को पैसा दिया हुआ है, और डीमार्ट ने उस पैसों को लेकर डीमार्ट की चेन बनाई। और कितने लाख करोड़ की कंपनी बन गई आज? उसमें से 2 लाख करोड़ उसके हैं, और बाकी 1 लाख करोड़ आपने जैसे लोगों का है, आम जनता का। आर यू गेटिंग में? तो इसको बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड। तो पब्लिक लिमिटेड लाने की वजह क्या होती है? पैसा। व्हेन यू हैव अ प्लान ऑफ एक्सपेंशन, तो आप क्या करते हो? सर पहले वो 100% कंपनी किसकी थी? वो कंपनी थी राधा किशन दमानी की। उन्होंने अपने कंपनी का 35% हम जैसे लोगों को दिया, 65% खुद के में रखा, और 35% बेच के पैसा लिया, और उन पैसों से डीमार्ट 1, 2, 3, 4 बनाते गए। समझ में आया? अरे 35% किसको दिया? हम जैसे लोगों को, FII को दिया होगा, म्यूचुअल फंड वालों को दिया होगा, बहुत लोगों को दिया होगा। उन पैसों से उन्होंने क्या किया? अभी पैसा किसके पास में आया? यानी राधा कृष्ण के पास में है। अब इन पैसों से उन्होंने एक्सपेंशन, सर वो खुद के पास। अरे भाई एक डीमार्ट बनाना बच्चों का खेल नहीं है। डीमार्ट की जगह कभी देखिए एकर्स में आती है, बिल्डिंग से देखिए, और मेजॉरिटी ऑफ द बिल्डिंग डीमार्ट की खुद की ओन्ड बिल्डिंग्स है। ऐसी भाड़े की दुकानें नहीं लेता है, उसको पता है उसकी खुद की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है।
Hey guys, you're getting me, everybody? I think now you understood why people are moving from, बोलो भाई, because they want to take funds from every person of India. अगर हर आदमी से आपको छोटा कोई, अब देखो एक डीमार्ट का शेयर अगर देखते तो आप उतने पैसे भी लगा सकते हो. डीमार्ट का शेयर प्राइस देखते हैं हम लोग. ये जब आया था उसकी ओपनिंग 350 की थी. आप देख सकते हो पिछले कितने सालों में उसने कितना काम किया. दोस्तों आप देख सकते हो पिछले 5 सालों ने डीमार्ट में कहां से कहां रेट पहुंचा है. ये जब शुरुआत हुई थी 5 साल पहले, इसकी भी पहले शुरुआत हुई थी उसकी, पर 5 साल पहले इसके रेट थे 1000 और आप देख सकते हो इसके रेट कहां से कहां पहुंचे. यहाँ पे एक जमाने में 5.5 तक पहुंचा था, अभी ये 4.5 के रेट चल रहे हैं. यानी दोस्तों आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि कंपनी जो है इनके स्टोर्स में बहुत प्रॉफिट मेकिंग हुआ, इसलिए उसका पी रेशो और सारी इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा इसको मिल रहा है. वो एफएम में हम लोग पढ़ते हैं वैल्यूएशन ऐसे कैसे निकालते हैं और क्या करते हैं, पर इतना अभी हम लोग कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं कि लोग पब्लिक कंपनी बनाते क्यों है. अपनी निरमा है ना, निरमा है, अपना पार्ले जी है, फ्लिपकार्ट प्राइवेट. हाँ ना, यही बोल रहा हूं ना, ये तीनों का एग्जांपल, ये जो तीनों का एग्जांपल ये प्राइवेट लिमिटेड है. जब इन लोग को भी लगेगा बहुत एक्सपेंशन करना है, हल्दीराम को इनको लगेगा बहुत एक्सपेंशन करना है, तो दे विल गो फॉर. तो अभी एसपीसी क्या है? प्राइवेट लिमिटेड है. पहले एलएलपी था, अब प्राइवेट लिमिटेड बनाए, पर पब्लिक बना सकते हैं हम भी. आप लोगे शेयर्स? देखना अपना आईपीओ आएगा 2 महीने बाद, सब लोग लगा देना, फिर आप कहेंगे हमने, जैसा मैं आया था ना यहाँ पे, एसपीसी हमारा है, ओनर. अभी आप ओनर नहीं है, अभी ओनर्स नहीं, क्योंकि अभी वो प्राइवेट लिमिटेड है. अब वो पब्लिक आएगा जब आप इवन यू कैन बाय द शेयर्स. आई थिंक इट्स ओके, है ना. थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी. वर्चुअल स्टूडेंट्स को भी एक बार बाय बाय बोलो. वर्चुअल स्टूडेंट्स को भी एक बार बाय बाय. अरे हेलो एवरीवन, दोज हु आर वाचिंग मी ऑन YouTube लाइव स्ट्रीमिंग, आप सभी को दिल से शुक्रिया. आप सभी का प्यार इस तरह से बना रहे. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. एंड आई होप गाइस आपको मैम का पढ़ाना एक बार बताएं कैसा लग रहा है पढ़ाना. Are you having good time, everybody? Yes, oh, amazing. Thank you, everybody. Thank you so much. See you all tomorrow. Bye bye. Bye bye. Take care.